गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में हमने रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ फॉर्मूले याद करने की कोशिश करी। यहाँ पे हमारे पास अगर रिएक्शन ऐसी है कि यहाँ पे एक पार्टिकल गैस मिक्स हो रहा है एंड वी आर गेटिंग टू पार्टिकल्स बी एंड सी एंड द रेस्ट मासेस आर गिवन, देन यू कैन कैलकुलेट द एनर्जीज बाय द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन लॉज। तो कंजर्वेशन लॉ करने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूले आए उनको हमने याद किया। तो आपका जो एनर्जी बी पार्टिकल की है वो क्या हो गई? तो जो भी डीके हो रहा है, यहाँ पे ए डीके हो रहा है, उसका मास का स्क्वायर पॉजिटिव होगा। जिसकी एनर्जी निकालनी है, जैसे यहाँ पे बी की निकालनी है, तो बी वाला जो मास है उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा और जो थर्ड पार्टिकल है उसका नेगेटिव होगा इंटू सी स्क्वायर अपॉन 2m। सिमिलरली अगर हम ईसी की बात करें तो यहाँ पे एमसी स्क्वायर इज पॉजिटिव जिसकी एनर्जी निकालनी है, और जो थर्ड वाला बी वाला है वो नेगेटिव। उसके बाद लीनियर मोमेंटम हमने याद किया। लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बी एंड सी आर इक्वल एंड दैट इज इक्वल टू रूट लैम्डा ma स्क्वायर एम बी स्क्वायर एम सी स्क्वायर, और आपको ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है ma रेज़ टू पावर 4 एम बी रेज़ टू पावर 4 एम सी रेज़ टू पावर 4, और इस तरह से रूट के बाद c की मल्टीप्लाई 2m से डिवाइड। इसको आप याद करने की कोशिश करो। फिर हमने सबसे नीचे लिखा है नोट करके, अगर हमारे पास रिएक्शन ऐसी है कि जहाँ पे एक पार्टिकल, लेट्स से यहाँ पे c हमने लिखा, जिसका रेस्ट मास 0 है, तो आपके जो फॉर्मूले है उस हिसाब से चेंज आएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा मोमेंटम आया वो ma स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर आ गया इंटू सी बाई 2। उसके बाद हमने कहा कि अगर हमने एनर्जी और मोमेंटम निकाल लिया तो हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम सेकंड स्लाइड पे, हमने नेक्स्ट स्लाइड पे हमने क्या लिखा कि वेलोसिटी निकालने के लिए यू कैन यूज द मेथड नंबर फर्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज रिलेटेड टू वेलोसिटी बाय दिस फॉर्मूला, E इक्वल टू m नॉट c स्क्वायर या mc स्क्वायर, वेयर m इज m नॉट अपॉन 1 माइनस b स्क्वायर बाय c स्क्वायर। यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, या एनर्जी निकाल लो, मोमेंटम निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो, वहाँ से भी वेलोसिटी आ जाएगी। अगर ये फॉर्मूला आप याद हो गया हो तो अब हम कल एक क्वेश्चन किया था, अब हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आपको करना है पेज नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 2 नेट जून 2011। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, a decay process lambda tau minus is equal to pi minus plus neutrino in the rest frame of tau minus। तो हमारे पास जो डीकेइंग पार्टिकल है वो रेस्ट में, मासेस गिवन है, आपसे पूछा है एनर्जी ऑफ पाई माइनस। तो यहाँ पे जो एनर्जी ऑफ पाई माइनस है कितनी जाएगी? एनर्जी ऑफ पाई माइनस विल बी इक्वल टू, सबसे पहले उसका मास का स्क्वायर जो डीके हो रहा है, उसके बाद उसके मास का स्क्वायर जिसकी एनर्जी निकालनी, और थर्ड वो है जो थर्ड पार्टिकल बचा वो विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हो गया ये। यहाँ पे जो आपका न्यूट्रिनो है उसका रेस्ट मास 0 होता है इंटू अपॉन 2 इंटू मास ऑफ द डीकेइंग पार्टिकल। अल्टीमेटली क्योंकि न्यूट्रिनो का मास 0 होता है तो आपका आंसर कौन सा आ गया? तो आपका आंसर यहाँ पे बी आ गया। ठीक है, तो आपने यहाँ से एनर्जी निकाल ली है। कहने का मतलब ये है, मैं आपको कह चुका हूँ कि कई मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, जहाँ पे एक पार्टिकल डीके हो रहा है इंटू 2 पार्टिकल, इसलिए हमने इन फॉर्मूले को याद ही कर लिया जब ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो अल्टीमेटली अब आपको वेलोसिटी निकालनी। तो वेलोसिटी आप में से, मैंने आपको बताया 2 मेथड है, आप में से बताए मतलब कि आंसर क्या आएगा। जो आपको जो मेथड लगाना है, एनर्जी आ गई है, एनर्जी भी पाई की आई है और वेलोसिटी भी पाई की चाहिए। एक तो मेथड ये है कि आप इस एनर्जी से, जो आपने एनर्जी निकाली है, जो आपने ए पार्ट में एनर्जी निकाली है, ये आपका एनर्जी हो गई, दिस एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर, और mc स्क्वायर मतलब रेस्ट मास पाई का, पाई की बात हो रही है, रेस्ट मास पाई का अपॉन 1 माइनस बी पाई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ से एक आप वेलोसिटी निकाल दो, तो इसका वेलोसिटी निकाल के बताओ क्या आंसर आएगा। ठीक है, ये आप लोग निकाल लेना, जिसने नहीं निकाली है। मैंने लास्ट स्लाइड में लिखा था कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन करके आने हैं, अगर किसी ने जो अपलोड लेक्चर है वो देखा हो। तो यहाँ पे आपका काम है कि इस वेलोसिटी को निकालना, इसको कैलकुलेट कर लेना और आपकी वेलोसिटी निकल जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला हम याद नहीं किया, अल्टीमेटली निकल जाएगा। यहाँ पे जिसकी वीडियो ऑन है वो वीडियो ऑफ कर लो, गलती से किसी की ऑन हो गई हो तो उसको ऑफ कर लो। तो यहाँ से इसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है, अगर ये हो गया हो तो आगे चलें, अगर किसी का नहीं हुआ हो तो अल्टीमेटली आप इसे कर लेगा। तो किसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आपको करना है पेज नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 10 नेट जून 2014। तो यहाँ पे आप इसे पढ़ो, द रिसेंटली डिस्कवर्ड हिग्स बोसॉन। इसका मतलब जब ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC का जो एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा तो उसके बाद ये क्वेश्चन इन्होंने डेवलप किया। तो 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे देखो, इन्होंने कहा कि रिसेंटली डिस्कवर्ड हिग्स बोसॉन एट लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC एक्सपेरिमेंट हैज अ डीके मोड इनटू फोटोन एंड जेट बोसॉन। यानी कि मान लो आपका हिग्स बोसॉन H है, तो जब वो डीके हुआ, जब वो हिग्स बोसॉन डीके हुआ मतलब डिस्कवर हो गया, डिस्कवर होने के बाद जो बना तो अल्टीमेटली वो डीके हुआ। तो किसमें डीके हुआ? एक तो जेट बोसॉन में और एक
फोटोन में, फोटोन एंड जेड बोसोन। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है, इफ द रेस्ट मासेस ऑफ द हिग्स एंड जेड बोसोन आर 125 एंड 90 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर रेस्पेक्टिवली एंड द डीकेइंग हिग्स पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो जो डीके पार्टिकल हो रहा है वो रेस्ट पे डीके हो रहा है। तो पूछा है आपसे एनर्जी ऑफ द फोटोन विल बी, फोटोन की एनर्जी कितनी होगी। तो अगर हम इसे ये माने कि A इक्वल टू बी प्लस सी, तो अल्टीमेटली आपको सी की एनर्जी चाहिए फोटोन की। तो हमने कहा कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू मास ऑफ द डीकेइंग पार्टिकल का स्क्वायर प्लस जिसकी एनर्जी निकालनी है उसका मास का स्क्वायर माइनस जो थर्ड पार्टिकल है उसके मास का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास ऑफ द डीकेइंग पार्टिकल। यहाँ पे फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे वैल्यू रख दोगे 125 का स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 125। आप बताओ कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर 30.1 आंसर आ रहा है, 30.1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो है 30 वाला आंसर हम कह सकते हैं, आंसर 30। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लैंग्वेज है तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन बहुत आसान। तो आप जो है क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट देखते ही क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, उसे एक बार पढ़ लो, एनालाइज करो कि आप उसे कर सकते हो कि नहीं। और अगर आपको लगता है कि भाई ये नहीं हो पाएगा आपसे, तो टाइम फिर वेस्ट ना करो, फिर आगे चलते हैं। क्योंकि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर आप किसी क्वेश्चन पे ऐसे पे बाई चांस आप अटेम्प्ट करने बैठ गए जिसको आपको लगता है कि होना ही नहीं है, तो वो टाइम वेस्ट करेगा और उसका आंसर भी शायद नहीं आएगा, और हो सकता है आप वहाँ पर नेगेटिव भी कर दो। ठीक है, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज से नहीं देखना, ये भी देखना कि वो हो सकता है लैंग्वेज वैसी हो, कठिन लग रही है क्वेश्चन आसान हो। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 36, गेट 2017, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे देखो, द पाई प्लस डीकेज एट रेस्ट। तो आपका जो पाई प्लस है ये रेस्ट पे डीके हुआ म्यू प्लस में और न्यूट्रिनो, अज्यूमिंग द न्यूट्रिनो टू बी मासलेस, द मोमेंटम ऑफ द न्यूट्रिनो इज। आपको न्यूट्रिनो का मोमेंटम चाहिए। तो हमने क्या कहा था कि जो आप अगर मान लो A इक्वल टू बी प्लस सी है, तो हमने कहा कि मोमेंटम बी और सी पार्टिकल का सेम होता है। तो यहाँ पे मोमेंटम चाहे म्यू का पूछता चाहे वो न्यूटन का पूछे, दोनों का बराबर होगा, उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ठीक है, डायरेक्शन तो अपोजिट होगी बट मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल। तो जो मैग्नीट्यूड होगा उसके लिए हमने क्या कहा था कि एक तो आपका जो रूट में लैम्डा होगा, तो रूट में जो आपका आएगा वो आएगा मास ऑफ पाई की पावर 4 प्लस मास ऑफ म्यू रेज़ टू पावर 4 प्लस मास ऑफ द न्यूट्रिनो की पावर 4 जो कि 0 हो गया, फिर माइनस ट्वाइस ऑफ मास ऑफ पाई का स्क्वायर इनटू मास ऑफ म्यू का स्क्वायर। ठीक है, और बाकी जो दो टर्म है वो भी 0, क्योंकि उन दोनों टर्म में भी मास ऑफ द न्यूट्रिनो आएगा। अल्टीमेटली 3 टर्म्स 0 हो गई, क्योंकि हमने कहा था कि अगर एक पार्टिकल का रेस्ट मास 0 तो उसमें ये होगा, और अपॉन 2 इंटू मास ऑफ द पायोन, और बाहर सी की मल्टीप्लाई। तो अल्टीमेटली ये हो गया आपका एम पाई का स्क्वायर माइनस एम म्यू का स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू सी बाई 2 एम पाई। तो ये हो जाएगा आपका अंडर हट जाएगा, एम पाई का स्क्वायर माइनस एम म्यू का स्क्वायर इंटू सी बाई 2 मास ऑफ पाई। अल्टीमेटली अब आप वैल्यूज पुट कर दो, 139 का स्क्वायर माइनस 105 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू 139। ठीक है, इंटू सी। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है देखो, 29.84, 29.84, और आंसर आएगा आपका एम यू बाई सी स्क्वायर। ठीक है, सॉरी एम यू बाई सी, सी स्क्वायर नहीं सी। ठीक है, क्यों आएगा ये, क्योंकि आपके न्यूमरेटर में, आपका न्यूमरेटर में क्या है, मास का स्क्वायर, और मास है आपके एम यू बाई सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर फिर सी की मल्टीप्लाई, और नीचे है मास। तो एक तो ये पावर कैंसिल हो गई, ये हो कैंसिल, और एक सी से सी कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली जो आपका यूनिट आएगी वो एम यू बाई सी की आएगी। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसमें जो है 2 डेसिमल प्लेस तक 29.84 आपको लिखना है। तो अगर ये हो गया हो तो आगे चले। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है, पेज नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 7, गेट 2016। अब देखो ये वाला क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, तो इसे थोड़ा समझने की कोशिश करो। और ये 2 डायमेंशनल केस है, ये 1 डायमेंशन नहीं है। A particle of rest mass capital M is moving along the positive x direction.
तो आपका कोई पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास m है और वो x डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है। अब उसके बाद लिखा है इट डिकेज इनटू टू फोटोन्स, फोटोन 1 गामा 1 एंड गामा 2 एज शोन इन फिगर। तो आपके जो दो फोटोन में वो डीके हो गया, और वो डीके जो हो रहा है वो रेस्ट पे डीके नहीं हो रहा है, वो क्योंकि मूव कर रहा है, इट इज मूविंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन एंड इट इज नॉट डीकेइंग एट रेस्ट। क्योंकि अगर वो रेस्ट पे डीके होता तो जो दो पार्टिकल बने हैं जहां पे फोटोन है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते टू कंजर्व लीनियर मोमेंटम। बट सिंस दैट पार्टिकल इज मूविंग इन ए एक्स डायरेक्शन, सो द टू फोटोन्स नीड नॉट बी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इन्होंने 45 और 60 डिग्री का एंगल बनाया फ्रॉम द इंसिडेंट डायरेक्शन या फ्रॉम द इनिशियल डायरेक्शन। अब आपको क्या दे रखा है, एनर्जी ऑफ फोटोन फर्स्ट इज 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी ऑफ फोटोन 2 इज 0.82 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ m इन यूनिट्स ऑफ गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय c स्क्वायर। अब क्योंकि ये क्वेश्चन 2 डायमेंशनल है तो यहाँ पे हम, और फॉर्मूला हम लगा नहीं सकते वाला जो हमने अभी किया है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करेंगे। और लीनियर मोमेंटम भी एक्स डायरेक्शन में अलग और वाई डायरेक्शन में अलग, क्योंकि उनके कंपोनेंट्स होंगे एक्स और वाई डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ पे एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन। तो जो पार्टिकल है लेट्स से उसकी एनर्जी ई है और दोनों फोटोन्स की एनर्जी ई गामा 1 ई गामा 2 है, और दोनों की एनर्जी हमें दे रखी है, तो वो हम 1 प्लस 0.82 ऐड कर देंगे तो ये हो गया 1.82। ठीक है, इट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे क्या करें कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने से पहले एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में भी रिलेशन निकाल लें। ठीक है, तो हमें पता है कि ऑल्सो द डीकेइंग पार्टिकल एनर्जी इज रिलेटेड टू इट्स मोमेंटम। तो मान लो डीकेइंग पार्टिकल का मोमेंटम p है, तो उसका रिलेशन ये हो गया, उसका रेस्ट मास कैपिटल M दे रखा है, और ये तो अल्टीमेटली ये जो एनर्जी हमने निकाली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, उसका रिलेशन मोमेंटम ऑफ द डीकेइंग पार्टिकल p के साथ हमने लिख लिया। तो ये जो आपका p है वो मोमेंटम ऑफ द, हम यहाँ पे लिख लें लेट इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ डीकेइंग पार्टिकल अलोंग x डायरेक्शन। वैसे तो टोटली होगा क्योंकि x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन b p, तो हमने ये लिख लिया। अब हम क्या करें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हम करेंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग x डायरेक्शन या इन x डायरेक्शन। ये मैं गुणा को निकालना क्या है, आपको कैपिटल M निकालना है। इक्वेशन नंबर 2 में कैपिटल M निकालना है, लेकिन वहां पे एक और अननोन है p जो आपको पता नहीं है। अगर आपको p भी पता चल जाता तो आप m निकाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, but since you have only one equation and there are two variables, so at least one of the variables have to be calculated। तो आप उससे जो है कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जब हम x डायरेक्शन में करेंगे तो हम कहेंगे कि इनिशियल मोमेंटम p which is along the x direction because the particle is moving along the x direction। तो इनिशियल मोमेंटम x डायरेक्शन की तरफ है, p हो गया। और अगर हम मोमेंटम फोटोन 1 और फोटोन 2 का p गामा 1 और p गामा 2 माने, तो p गामा 1 इसका x डायरेक्शन में जो है कंपोनेंट क्या होगा, cos 45 प्लस p गामा 2 cos 60। तो अल्टीमेटली हमारा जो है मोमेंटम की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब आपको पता है कि फोटोन के लिए, फॉर फोटोन e गामा 1 इज इक्वल टू pc, p गामा 1 c। तो यहाँ से p गामा 1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ e गामा 1 जो कि है आपका 1 बाई c वो मिल जाएगी। तो आपने यहाँ से p गामा 1 की वैल्यू निकाल दी। सिमिलरली e गामा 2 इज इक्वल टू p गामा c, p गामा 2 c। तो p गामा 2 की वैल्यू e गामा 2 बाई c हो गया, और e गामा 2 की वैल्यू एनर्जी दे रखी है 0.82 बाई c। इन वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, तो हमारा जो मोमेंटम आ गया वो आ गया e गामा 1 बाई c इंटू कॉस 45 प्लस e गामा 2 बाई c इंटू कॉस 60। इसे कैलकुलेट कर लो तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन c इंटू 1 अपॉन रूट 2 प्लस 0.82 बाई c इंटू 1 अपॉन 2। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करने के बाद आएगा आपका 1.11721 बाई c। या तो अल्टीमेटली इसको आप कह दो इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 से आपने मोमेंटम की वैल्यू निकाल ली पार्टिकल की। अब आप इस मोमेंटम की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो तो आपको जो है मास की वैल्यू आप निकाल दोगे। तो हम यहाँ करेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 2। और आप बताओ कितना आंसर होगा। इसको अगर 2 में पुट कर दे तो कितना आंसर आएगा आप लोग बताओ। तो यहाँ पे जो है एनर्जी आ जाएगी, सॉरी एनर्जी तो हमें पता ही है, तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि मोमेंटम की वैल्यू लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका 1.11721 इसका स्क्वायर, क्योंकि जो नीचे c स्क्वायर होगा वो तो c स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, प्लस m स्क्वायर c रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 1.82 का स्क्वायर।
यहाँ से स्क्वायर इसलिए एड घट जाएगा, इसलिए अब यहाँ से m की वैल्यू निकालो कितनी आएगी। ठीक है, तो ये आ गई 1.436 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 6। तो मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ कि जो आपकी रिलेटिविटी है क्लासिकल में वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ाया जाएगा। दूसरा जो रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स जो हम पढ़ रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपका जो है ये क्वेश्चन आ जाता है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि 3 क्वेश्चन न्यूक्लियर के आ गए और चौथा भी न्यूक्लियर से रिलेटिविस्टिक का आ गया, तो कभी कभी 4 हो गए, वो उसको क्लासिकल का मान लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे न्यूक्लियर में पढ़ रहे हैं एक तरह से न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो ऐसे केस में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये मान लो कि नेट में फिर 4 क्वेश्चन हो गए ना कि 3। ठीक है, इस देखो यहाँ पे जिसको नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है इसलिए कि आपने क्लासिकल में रिलेटिविटी नहीं पढ़ी है, या तो अब मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करी। एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड देयरफॉर एनर्जी को आप एक्स और वाई में कंपोनेंट नहीं करोगे क्योंकि वो स्केलर है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है लीनियर मोमेंटम, उसका आप एक्स और वाई में दोनों में करोगे। यहाँ पे वाई में करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि जब आप वाई में करते तो आपका वाई में क्या होता, ई गामा 1 साइन 45 इज इक्वल टू माइनस ई गामा 2 साइन 60। तो वहां से कुछ निकलता नहीं, ये जरूर है कि वो दोनों कंपोनेंट बराबर हो जाते हैं, इसीलिए वाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल हमने एक्स डायरेक्शन में किया। तो एक्स डायरेक्शन में बताऊं, जो आपका मोमेंटम आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है पी गामा फर्स्ट, उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा पी गामा 1 cos 45। सिमिलरली जो मोमेंटम इस डायरेक्शन में है पी गामा 2, उसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा पी गामा 2 cos 60। और इनिशियल जो है मोमेंटम वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में पी, इसका मतलब p विल बी इक्वल टू एडिशन ऑफ बोथ दीस टू कंपोनेंट्स इन द एक्स डायरेक्शन। वो हमने इक्वेशन नंबर 3 लिख लिया है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, पेज नंबर 41, गेट 2014, क्वेश्चन नंबर 23। Consider the process mu plus plus mu minus is equal to pi plus plus pi minus. The minimum kinetic energy of the muons in the center of mass frame required to produce the pion pairs at rest. ये जो है पायोन पेयर, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रेस्ट पे बने हैं। ठीक है, तो पायोन पेयर ऑलमोस्ट एट रेस्ट बना है। ठीक, और सेंटर ऑफ, तो अगर पायोन पेयर रेस्ट पे बना है यानी कि लीनियर मोमेंटम आफ्टर द रिएक्शन इज एट रेस्ट इज 0, तो उससे हम कह सकते हैं कि इनिशियल वाले जो म्यू है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे। और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों पार्टिकल जो रिएक्शन करते हैं वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे होना है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, जबकि लैब फ्रेम में टारगेट रेस्ट पे होता है और इंसिडेंट पार्टिकल मूव करता है। यहाँ पे भी करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये वन डायमेंशनल केस है क्योंकि जो पार्टिकल्स बने हैं वो रेस्ट पे हैं, तो जो शुरू वाले हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो इसी को हमने लिखा कि मोमेंटम ऑफ म्यू प्लस प्लस मोमेंटम ऑफ म्यू माइनस विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज दीज पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस एट रेस्ट। तो अल्टीमेटली ये हो गया कि मोमेंटम ऑफ म्यू प्लस will be equal to minus momentum of mu minus, so they will move in opposite direction। या आप कह सकते हैं कि जो इनका मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। तो ये हो जाएगी एनर्जी ऑफ म्यू प्लस प्लस एनर्जी ऑफ म्यू माइनस विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ पाई प्लस प्लस एनर्जी ऑफ पाई माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अब ध्यान से सुनना, क्योंकि आपका जो म्यू है, म्यून्स है, हमें एनर्जी का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4। अगर हम म्यू की बात करें, म्यू की, तो एनर्जी ऑफ म्यू प्लस विल बी इक्वल टू रूट मोमेंटम ऑफ म्यू प्लस का स्क्वायर प्लस रेस्ट मास ऑफ म्यू प्लस का स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4। अगर हम एनर्जी ऑफ म्यू माइनस की बात करें तो ये हो जाएगा ये। अब आपको पता है, सिंस मोमेंटम of both are equal and also rest masses of both are equal because you know they are particle antiparticle जिनका rest mass 0 होता है, वो बराबर होता है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इनकी एनर्जी भी बराबर होगी। तो उसको हमने लिख लिया एनर्जी ऑफ म्यू, लेट्स से ई म्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाएगी 2e म्यू, ट्वाइस ऑफ e म्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर एनर्जी का। और जो पायोन्स हैं वो जो है रेस्ट पे हो रहे हैं, रेस्ट बन रहे हैं, तो इनका केवल रेस्ट मास एनर्जी आएगा m पाई प्लस सी स्क्वायर प्लस m पाई माइनस सी स्क्वायर। और ये इन दोनों का रेस्ट मास बराबर होगा क्योंकि पार्टिकल एंटी पार्टिकल है, तो ये भी हो जाएगा 2m पाई सी स्क्वायर। ठीक है,
अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द म्यून्स। तो यहाँ से आपने एनर्जी ऑफ द म्यून निकाल लिया एम पाई सी स्क्वायर, ये निकल गया। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ म्यू निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ म्यून, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द म्यून विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द म्यून माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द म्यून। टोटल एनर्जी ऑफ द म्यून इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द पायोन। तो फॉर्मूला ये हो गया। अल्टीमेटली अब आप यहाँ पे जो मासेस गिवन है उनको रख दो, तो ये हो जाएगा 140 माइनस 105, इसका आंसर जाएगा 35 MEV। तो अगर ये हो गया तो मुझे बताना, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। देखो जो जो रिलेटिविस्टिक वाला मैं लिख पाया था वो के थ्रेशोल्ड का था, और के थ्रेशोल्ड का कांसेप्ट देखना पड़ेगा कि उसे उसे उससे क्या आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि वो था मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल। यहाँ पे इन्होंने दोनों ही म्यून्स की बात कर दी है, और वहां पे हमारा टारगेट रेस्ट को होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि टारगेट रेस्ट पे नहीं है। हालांकि अगर इसी को लेफ्ट फ्रेम में एनालाइज करें तो उस केस में टारगेट रेस्ट पे हो जाएगा। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि वो उस फॉर्मूले से क्या आएगा। फिलहाल तो आप इसे करो, अगर उससे कुछ होता है तो उसे मैं देखता हूँ उससे क्या 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 आंसर आएगा। फिलहाल तो ये आंसर है इसका 35। हाँ तो डिफरेंट आ रहा है ना, तो वो मुझे देखना पड़ेगा एक बार कि उस वो अप्रोच क्यों नहीं लग रही है या क्या क्या बात है उसमें, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। लेकिन ये बात आपकी सही है कि यहाँ पे मिनिमम वर्ड यूज है, तो वहाँ इससे हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहीं थ्रेशोल्ड एनर्जी क्वेश्चन तो नहीं है। तो उसको मैं देखूंगा कि उसमें उससे क्या आंसर आ रहा है, क्या क्या हो सकता है। तो अब हम आगे चल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है नेट जून 2016, क्वेश्चन नंबर 46। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि इस वाले क्वेश्चन में तो क्लासिकल में भी आपने पढ़ा नहीं है, तो इसमें टाइम डायलेशन वाला फॉर्मूला यूज होना है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि इस बुकलेट में तो मैं करा रहा हूँ, तो जब आप टाइम डायलेशन पढ़ लोगे तब आपको और ज्यादा समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इन द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर टू इक्वल एनर्जी प्रोटॉन बीम्स ट्रेवर्स इन अपोजिट डायरेक्शंस अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ लेंथ 27 किलोमीटर। तो मान लो हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसका सर्कमफ्रेंस है 27 किलोमीटर है। जो पाथ है, सर्कुलर पाथ है, उसका जो लेंथ है वो 27 किलोमीटर है। यहाँ पे प्रोटॉन, जो 2 प्रोटॉन बीम्स हैं, एक प्रोटॉन मान लो ये और दूसरी प्रोटॉन बीम लेट से ये, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और फिर कोलाइड करेंगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे आगे है, इफ द टोटल सेंटर ऑफ मास एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर इज 14 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेंटर ऑफ मास एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एनर्जी का मतलब जो भी पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं उन दोनों की टोटल एनर्जी, दोनों को मिला के एनर्जी, यानी कि ये जो 14 लिखी है ये एक्चुअली दोनों की एनर्जी है, दोनों की मिला के, दोनों प्रोटॉन की मिला के। और ये एनर्जी है, रेस्ट मास एनर्जी नहीं है, मतलब रेस्ट पे नहीं है, प्रोटॉन मूव कर रहा है, टोटल एनर्जी है। तो दोनों की टोटल एनर्जी है 14 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब है अब क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन फॉर द प्रॉपर टाइम टेकन बाय द प्रोटॉन टू ट्रैवर्स द एंटायर पाथ। यानी कि जो लेंथ 27 किलोमीटर है वो कितने टाइम में कवर हो जाएगी बाय ए सिंगल प्रोटॉन, ये पूछा है, और वो भी प्रॉपर टाइम। टेरा 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 जो है एक्चुअली गीगा के बाद टेरा आता है, तो 10 की पावर 12 आएगा टेरा। लेकिन अगर इसे एमयू में चेंज करोगे, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहा हूं मैं, अगर एमयू में चेंज करोगे 10 की पावर 6 आएगा। मतलब कि मैंने कहा 10 की पावर 12 तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर एमयू में करेंगे तो 10 की पावर 6 आएगा, क्योंकि एमयू भी 10 की पावर 6 होता है अपने आप में। हाँ तो अब हम आगे चल रहे हैं। तो अब कि हमने कहा कि प्रोटॉन प्रोटॉन एनर्जी पेयर हैज एनर्जी इक्वल टू 14 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो एनर्जी ऑफ वन प्रोटॉन, एनर्जी ऑफ वन प्रोटॉन विल बी इक्वल टू 7 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसने पूछा कि ये जो है अगर एक प्रोटॉन ट्रैवर्स करेगा 27 किलोमीटर तो कितना प्रॉपर टाइम होगा। प्रॉपर टाइम का मतलब अगर हमने ऑब्जर्वर को प्रोटॉन के साथ ही अटैच कर दिया, प्रोटॉन के फ्रेम के साथ अटैच कर दिया, तो उसको क्या टाइम नजर आएगा, क्योंकि जो बाहर ऑब्जर्वर है, जो बाहर एक्सपेरिमेंट कर रहा है लैब में, उसको तो कुछ और टाइम नजर आएगा। तो अब हमने यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 10 टू पावर 6 MEV, ठीक है। MEV में ये और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10 की पावर 12 जाएगा। अब हमारे पास टाइम डायलेशन का फॉर्मूला है T इक्वल टू T नॉट 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर।
यहाँ पे प्रॉपर टाइम हो गया t इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप t अपॉन गामा भी लिख सकते हो। तो ये होगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जहाँ पे गामा की वैल्यू होती है 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो अब ये जो टाइम है कैसे निकालोगे और साथ में गामा कैसे निकालोगे? ठीक है, एक तो टाइम कैसे निकालना है और एक गामा कैसे निकालना है। टाइम का मतलब वो टाइम जो बाहर ऑब्जर्वर खड़ा है उसको जो 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 उसके हिसाब से आएगा, उसी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि अब इसमें एक तो गामा की वैल्यू होगी, आपको पता है कि टोटल एनर्जी होती है m0c² अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई, या इसको कह सकते हो गामा m0c²। और यहाँ पे m0 का मतलब प्रोटोन, जो प्रोटोन है उसका रेस्ट पार्ट। तो यहाँ से आप 1 अपॉन गामा की वैल्यू निकाल लोगे। 1 अपॉन गामा की वैल्यू है mp(c²) अपॉन टोटल एनर्जी। mp(c² की वैल्यू हम मान रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 938, तो 938.3 होता है, और वो आपके कॉन्स्टेंट्स में दे रखा होगा। इस क्वेश्चन में तो नहीं दे रखा, लेकिन कॉन्स्टेंट में दे रखा होगा। तो ये 938 हो गया, या आपको याद करने का रखा है। और एनर्जी हो गई आपकी 7 × 10⁻⁶ mV। तो ये आपका आ गया 1.34 10⁻⁻⁴ इक्वेशन नंबर 2। तो 1 अपॉन गामा की वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए? इक्वेशन नंबर 1 से टी नॉट चाहिए, तो आपने 1 अपॉन गामा निकाल लिया। अब आप टी और निकाल लो। टी कैसे निकालोगे? तो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी भी कैसे निकालोगे? तो वेलोसिटी को निकालने के लिए क्या करना है कि जब आप गामा निकाल चुके तो गामा का फॉर्मूला वेलोसिटी के टर्म्स में है, तो गामा को की वैल्यू रख दो और वहां से वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप गामा की वैल्यू रखोगे तो वहां से वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो जब आपने क्वेश्चन नंबर 2 से गामा के फॉर्मूले में रखा तो वहां से वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 0.999c, ये आ जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ से गामा की वैल्यू रखे। तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और डिस्टेंस कितनी है 27 किलोमीटर, उसको मीटर में चेंज कर लो। तो दिस मच मीटर्स अपॉन वेलोसिटी क्या है 0.999 इंटू सी को भी वैल्यू रख दो, जो कि मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो ये आपका जो टाइम है वो सेकंड में आ जाएगा, 9 × 10⁻⁻⁵ सेकंड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगी। इक्वेशन नंबर 2 और 3 से 1 अपॉन गामा और टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो आपको टी नॉट मिल जाएगा। अब आप लोग बताओ कितना आंसर आ रहा है टी नॉट का। तो हम करेंगे पुटिंग 2 and 3 इन फर्स्ट। तो हमारे पास टी नॉट की वैल्यू हो जाएगी टी अपॉन गामा। तो ये हो रहा है 9 × 10⁻⁻⁵ इंटू 1 अपॉन गामा की वैल्यू 1.34 10⁻⁻⁴। तो कितना आ गया आंसर बताना? ठीक है, तो ये आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 12, सॉरी कितना आ रहा है, 12 नैनो सेकंड। 12 × 10⁻⁻⁹ सेकंड आ रहा है, जिसको तो हमें लिख दिया 12 नैनो सेकंड। ठीक है, तो अगर ये हो गया तो अब बताना, आगे चलेंगे फिर। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ये न्यूमेरिकल्स आप और भी करोगे क्लासिकल में, मैं जानबूझ के बहुत ज्यादा निकाला करा रहा कि वो आपको पढ़ना ही क्लासिकल में, लेकिन यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि अगर आपकी टोटल एनर्जी दे रखी है और रेस्ट मास दे रखा है, तो वहां से आप एनर्जी और रेस्ट मास से आप जो है गामा की वैल्यू या गामा से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो, और वो जब जहाँ भी यूज मतलब आपको करना है वो कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चल रहे हैं। तो अब हमें करना है पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 24, नेट दिसंबर 2018। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन सेक्शन बी में आया था, सेक्शन बी में, ना कि सेक्शन सी में। अब तक सभी क्वेश्चन सेक्शन सी में आए थे, वो ये बी में आया। अब इसको आप न्यूक्लियर का मानो, इसको आप स्टैटिस्टिकल का मानो, इसको आप क्वांटम का मानो, जो भी मानो। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसका आंसर बताओ क्या आएगा। कंसीडर द डीके A to B + C ऑफ ए इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिन हाफ पार्टिकल ए। तो आपके पास एक डीके हो रहा है जहाँ पे पार्टिकल ए का स्पिन हाफ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ पार्टिकल ए। पार्टिकल ए आपका रेस्ट पे है, तो अब जो है 4 ऑप्शन में से सही कौन सा आंसर है ये बताना। तो सबसे पहला, तो आपके आंसर जो है वैसे तो सही है सबके जो अभी तक आए हैं।
तो पहला ऑप्शन क्या है, द स्पिन ऑफ बोथ बी एंड सी में बी हाफ। अगर आपने बी और सी की स्पिन हाफ कर दी तो फिर ये इंटीजर आ जाएगा, जबकि लेफ्ट साइड में है हाफ इंटीजर। तो इससे आपका एंगुलर मोमेंटम वायलेट हो रहा है, यानी कि रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन नहीं, क्योंकि उससे एंगुलर मोमेंटम वायलेट हो। अब आप में जो है किसी ने ए भी आंसर दे दिया, ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम वायलेट हो रहा है, और एंगुलर मोमेंटम वायलेट हो गया तो फर्स्ट स्टेट वायलेट हो गया, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। दोनों तरफ स्पिन जो है वो इंटीजर या हाफ इंटीजर होनी चाहिए। यहाँ पे ए अगर हाफ है तो बी और सी दोनों फर्मी पार्टिकल नहीं हो सकते, बी और सी में से एक ही फर्मियन होगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि दोनों तरफ इवन नंबर ऑफ फर्मियंस या ऑड नंबर ऑफ फर्मियंस। अगर लेफ्ट साइड में केवल वन यानी ऑड नंबर ऑफ फर्मियन है, तो राइट साइड में भी ऑड नंबर ऑफ फर्मियन होगा। बी वाला आंसर क्या है, सम ऑफ द मास ऑफ द बी एंड सी इज ग्रेटर देन द मास ऑफ ए। तो बी और सी का जो मास है वो इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये हमें पता है कि मास एनर्जी कंजर्वेशन के लिए एम ए शुड बी ग्रेटर देन एम बी प्लस एम सी, ये होना चाहिए टू कंजर्व मास एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो बी भी गलत हो जाएगा, ठीक है, पार्टिकल ए का मास ज्यादा होना चाहिए। थर्ड वाला है द एनर्जी ऑफ बी इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय द मासेस ऑफ द पार्टिकल्स। तो ये हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि एनर्जी ऑफ बी का भी एनर्जी ऑफ सी का भी जो एनर्जी होगी वो हम इन टर्म्स ऑफ मासेस डिटरमाइन कर सकते हैं। हम डेरिवेशन भी किया था, तो ये सही है। और डी वाला ऑप्शन क्या है, डी वाले ऑप्शन में स्पिन ऑफ बोथ बी एंड सी में भी इंटीजर। अगर बी और सी इंटीजर होगा तो उनका रिजल्टेंट भी इंटीजर होगा, जबकि लेफ्ट साइड में हाफ इंटीजर है, तो ये भी गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन मतलब आसान ही है, कठिन नहीं है। तो इसको भी अगर आप गलत करके कोई आएगा तो फिर जो है तो मतलब अब आप में से कुछ को ये भी समझ में नहीं आया। देखो हम इतनी बार एंगुलर मोमेंटम कर चुके हैं, तो आपको एंगुलर मोमेंटम क्यों समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे जो दो ऑप्शन तो स्पिन के हैं जो कि एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड है, तो वो तो वैसे ही नहीं हो रहे। जब आपकी लेफ्ट साइड में स्पिन हाफ है तो राइट साइड में हाफ इंटीजर आना चाहिए। जितने पार्टिकल सबकी रिजल्टेंट स्पिन शुड बी हाफ इंटीजर। तो लेफ्ट साइड में दोनों फर्मियन नहीं हो सकते, दोनों की स्पिन हाफ नहीं हो सकती, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखी है। अगर दोनों की हाफ होगी तो हाफ और हाफ से 0 बना रहा रिजल्टेंट, जो कि इंटीजर हो गया, इससे एंगुलर मोमेंटम वायलेट हो गया। और जो डी वाला ऑप्शन है वहां भी वही है कि बी और सी अगर इंटीजर है, उनकी स्पिन इंटीग्रल है, तो उसका रिजल्टेंट भी इंटीग्रल होगा, तो उससे एंगुलर मोमेंटम वायलेट होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में हाफ इंटीजर है। क्योंकि अगर आप एल को ऐड भी करोगे तो जे को बराबर नहीं कर पाओगे, क्योंकि एल हमेशा इंटीजर होता है। तो लेफ्ट साइड में एल और हाफ मिलके जो जे बनेगा वो हाफ इंटीजर आएगा, और राइट साइड में जो आपका इंटीजर आ रहा है स्पिन, उसके साथ इंटीजर एल मिलके इंटीजर जे बनेगा। तो एक तरफ तो हाफ इंटीजर जे बन जाएगा और एक तरफ इंटीजर जे बन जाएगा, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम वायलेट हो जाएगा। तो ए और डी ऑप्शन नहीं है। सी वाला ऑप्शन इसलिए नहीं है कि हम पहले कह चुके हैं कि डी के रिएक्शन में डीकेइंग पार्टिकल का मास ए का मास बी और सी से ज्यादा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो बी वाला भी ऑप्शन गलत हो गया, और सी वाला ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूले यूज किए हैं न्यूमेरिकल्स में, तो वो फॉर्मूला जो है मास एनर्जी ऑफ बी और सी इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल्स है। तो अब हम आगे चलना है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पर्सनल क्वेश्चन क्लास जब खत्म हो जाएगी तब पूछ लेना, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। पेज नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट 2013। द के मेसॉन रेस्ट मास दे रखा है। हमने कहा भी था कि ऑलमोस्ट 500 याद कर लो, तो यहाँ पे 494 एग्जैक्ट दे रखा है। एट रेस्ट डीकेज इनटू ए म्यूऑन। म्यूऑन का रेस्ट मास मैंने आपको याद कराया था 105, यहाँ पे 106 दे रखा है, क्योंकि 105 पॉइंट समथिंग होता है, तो 106 हो गया। एंड ए न्यूट्रिनो। तो आपका जो के मेसॉन है वो म्यू मेसॉन और न्यूट्रिनो बना। अब इसमें ये बताया नहीं कौन से वाला है। मान लो आपने के प्लस कह दिया तो ये भी म्यू प्लस कह दो, तो उस केस में ये हो जाएगा। अगर के माइनस कह दिया तो यहाँ पे म्यू माइनस कह दो, उस केस में ये एंटी न्यूट्रिनो हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये न्यूट्रिनो मिला, तो यानी कि हम मान के चले कि के प्लस वाला है। द एनर्जी ऑफ द न्यूट्रिनो विच कैन बी, तो न्यूट्रिनो हम आप यही मानो, क्योंकि इसको मत मानो क्योंकि इसमें एंटी न्यूट्रिनो बन रहा है, ठीक है, इसे रहने दो, उसे मानो। द एनर्जी ऑफ द न्यूट्रिनो विच कैन बी टेकन एज मासलेस अप्रोक्सीमेटली। तो ये बहुत आसान हो गया। अगर आपको एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो चाहिए तो ये हो जाएगा मास ऑफ के प्लस स्क्वायर प्लस मास ऑफ न्यूट्रिनो स्क्वायर, जो कि 0 है, माइनस मास ऑफ द म्यूऑन उसका स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास ऑफ द के प्लस। यहाँ पे वैल्यूज रख दो, ये हो जाएगा 494 का स्क्वायर माइनस 106 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 494। तो कितना आंसर आ गया, बी। तो आप तो बी आंसर आ गया, ठीक है। तो 236 के आसपास जो भी है वो आंसर आ गया, 236। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको लिखना है, वो आपकी बुकलेट में नहीं है, ठीक है, तो उससे आपको थोड़ा और समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको एक बार लिख लो। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए न्यूट्रल पाई नॉट whose kinetic energy is equal to its rest mass। तो एक पाई नॉट है जिसकी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि वो पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो पाई नॉट में काइनेटिक एनर्जी है, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है, और वो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसके रेस्ट मास के बराबर है।
डिकेज इन फ्लाइट, यानी कि फ्लाइट डिकेज इन फ्लाइट का मतलब यानी कि वो रेस्ट पे डिके नहीं हो रहा है, जब वो मूव कर रहा है, जब उसमें काइनेटिक एनर्जी है, वो जो चल रहा है, जब मूव कर रहा है, तब वो डिके हो रहा है ड्यूरिंग फ्लाइट। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू गामा रे फोटॉन्स। तो पाई नॉट का जो डीके की रिएक्शन है वो आपको लिखवाई भी थी और कई क्वेश्चन में आई भी है कि जो पाई नॉट का जो डीके की रिएक्शन होती है पाई नॉट फोटोन प्लस फोटोन। तो यहाँ पे मान लो दो फोटोन है, फोटोन फर्स्ट फोटोन सेकंड। तो जब ये पाई नॉट डीके हुआ तो अगर ये पाई नॉट रेस्ट पे डीके होता तो दोनों फोटोन अपोजिट डायरेक्शन मूव करते, एंगल 180 आ जाता। बट सिंस दिस पायन इज नॉट डीकेइंग एट रेस्ट एंड देयरफॉर द टू फोटोन्स एमिटेड नीड नॉट बी इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो उनमें कुछ एंगल बन रहा है, वो एंगल पूछा है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू फोटोन दैट आर प्रोड्यूस्ड। अब लेकिन ये दे दिया कि जो दोनों फोटोन बन रहे हैं उनकी एनर्जी इक्वल है, दैट आर प्रोड्यूस्ड इफ देयर एनर्जीज आर सेम। दोनों फोटोन की एनर्जीज इक्वल हैं, ये आपको दे रखा है। दूसरा आपको ये भी दे रखा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है पाई नॉट की वो उसके रेस्ट मास के बराबर है, ये भी दे दिया। तो आपको ये दिया है, अब आपको एंगल जानना है, क्या करोगे? तो अब ये जो है टू डायमेंशनल केस हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम डायग्राम बनाएं तो ऐसे मानिए कि आपका ये पाई नॉट है जिसमें कुछ मोमेंटम है इनिशियल, और डीके होने के बाद यहाँ पे जो एंगल बना, लेट्स से दिस इज फोटोन 1 एंड दिस इज फोटोन 2। मान लो ये इसने एंगल बनाया थीटा और इसने बनाया फाई। हमें नहीं पता कितने एंगल है ये, हमें ये भी नहीं पता कि दोनों एंगल बराबर है कि नहीं, तो हमें जो है कंजर्वेशन लॉ से देखना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमने फिलहाल इन दोनों एंगल्स को डिफरेंट किया, माना थीटा एंड फाई। ठीक है, अब आप क्या करोगे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करोगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन एंड देन इन वाई डायरेक्शन। तो जब आपने एक्स डायरेक्शन में किया तो वो आएगा एक्स डायरेक्शन में इनिशियल इज पी पाई कह लो या पी पाई नॉट कह लो। ठीक है, तो मैंने पी पाई यूज किया यहाँ पे। तो मोमेंटम ऑफ द पाई इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू, हमें मान के चलना है कि शुरू में एक्स डायरेक्शन चल रहा है, इज इक्वल टू पी गामा फर्स्ट। और अब इसमें एक चीज और है कि क्योंकि एनर्जीज बराबर हैं फोटोन फर्स्ट फोटोन सेकंड की, तो ऑब्वियसली उनका जो एनर्जी, वो जो मोमेंटम है वो भी बराबर है। उसको अब हम पी गामा कह लें, पी गामा 1 पी गामा 2 कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों का एनर्जी बराबर है तो ई इक्वल टू पी सी, तो ऑब्वियसली उनका मोमेंटम भी बराबर होगा। तो यहाँ पे हम एक वैल्यू कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पी गामा 1 की जगह पी गामा लिख रहा हूँ, तो पी गामा 1 पी गामा 2 को पी गामा लिख रहा हूँ। तो पी गामा कॉस थीटा प्लस पी गामा कॉस फाई, तो दोनों कंपोनेंट हमने एक्स डायरेक्शन में लिख दिए। उसके बाद वाई डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में हम करेंगे तो क्या आएगा, ये ध्यान रखना कि जो वाई डायरेक्शन अपवर्ड है उसको हम लिखेंगे विद प्लस साइन, और जिसका कंपोनेंट डाउनवर्ड है उसको हम लिखेंगे विद नेगेटिव साइन, यानी नेगेटिव वाई की तरफ। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन इज 0, उसके बाद पी गामा साइन थीटा इन अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, एंड पी गामा साइन फाई इन नेगेटिव डायरेक्शन, सीधे नेगेटिव साइन, वो भी नेगेटिव वाई डायरेक्शन है। तो यहाँ से पी गामा साइन थीटा इज इक्वल टू पी गामा साइन फाई। कंक्लूजन ये निकला दैट थीटा विल बी इक्वल टू फाई। अगर एनर्जी बराबर है दोनों फोटोन्स की, उनका मोमेंटम बराबर है, तो उनका एंगल भी बराबर होगा। तो अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि अगर एक थीटा है, एक थीटा बना रहा है, तो टोटल जिनके बीच में जो एंगल होगा वो 2 थीटा हो जाएगा। तो अब आपको अल्टीमेटली 2 थीटा की वैल्यू चाहिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 से कंक्लूजन ये निकल गया दैट मोमेंटम ऑफ पाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी गामा कॉस थीटा, क्योंकि थीटा आपका फाई के बराबर हो गया। इट इज लेट्स से इक्वेशन नंबर 3। अब आपको और क्या दे रखा है यहाँ पे? अब आपको ये भी दे रखा है गिवन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पाई नॉट इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पाई। काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या होगी? टोटल एनर्जी ऑफ पाई, टोटल एनर्जी ऑफ पाई या पाई नॉट लिख दो, माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पाई नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई दिस इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी, तो वो काइनेटिक एनर्जी रेस्ट मास के बराबर होगी। तो यहाँ से आपकी जो एनर्जी आ गई पाई नॉट की, वो 2m पाई नॉट c स्क्वायर आ गई, ये आ गई। और आपको ये भी पता है कि जो एनर्जी होती है पाई नॉट की वो होती है p पाई स्क्वायर। यहाँ पे हम पाई लिख रहे हैं इसलिए मैंने पाई लिखा है, यहाँ पाई नॉट भी लिख सकते हो आप चाहो तो हर जगह पाई नॉट लिख सकते हो। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, पाई नॉट लिख दिया मैंने हर जगह। तो p पाई नॉट का स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m पाई नॉट का स्क्वायर c रेज़ टू पावर 4। एनर्जी आपने मोमेंटम के टर्म्स में लिखी होगी, आपको मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम क्यों चाहिए? क्योंकि आपको जब एंगल चाहिए, इक्वेशन नंबर 3 में अगर आपने मोमेंटम निकाल लिया तो आपको एंगल ही मिल जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर है, आपकी बराबर है एम नॉट सी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करो, आप इसका होल स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी पी पाई नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम पाई स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू, स्क्वायर करोगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 एम पाई नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर नहीं क्योंकि हमने स्क्वायर किया ना, तो ये जाएगा स्क्वायर और ये जाएगा सी की पावर 4। तो इससे क्या हो गया, इससे जो है पी पाई नॉट की वैल्यू क्या आ गई, तो पी पाई नॉट की वैल्यू आएगी √3 4 - 1 √3 एम पाई और साथ में सी। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। तो आपने पी पाई नॉट निकाल लिया, इक्वेशन नंबर 3 में जो पी पाई नॉट है उसे पी पाई नॉट लिख दो, इक्वेशन नंबर 3 का पी पाई नॉट निकाल दिया। थीटा को निकालने के लिए पाई पी गामा और चाहिए, अगर आपने पी गामा भी निकाल लिया तो इक्वेशन नंबर 3 से थीटा निकल जाएगा। तो अगर यहाँ तक लिख लिया हो तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, इसे लिख लो एक बार। तो थीटा को निकालने के लिए अब हमें मोमेंटम ऑफ फोटोन पी गामा भी निकालना है। उसके लिए क्या करना है, तो अब हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या, केवल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलना है, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ पाई नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन, क्योंकि दोनों फोटोन की एनर्जी बराबर है तो ट्वाइस कर दिया। तो यहाँ पे हो गया एनर्जी ऑफ पाई नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस, ई की जगह लिख दो पी गामा सी। तो यहाँ से अब जो है एनर्जी ऑफ पाई नॉट क्या लिखोगे, एनर्जी ऑफ पाई नॉट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पाई नॉट प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पाई नॉट इज इक्वल टू 2 पी गामा सी, ठीक है। अब आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, सिंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पाई नॉट इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पाई नॉट, ये दे रखी है, गिवन है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट मास। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ट्वाइस ऑफ एम पाई नॉट सी स्क्वायर, आपने काइनेटिक एनर्जी ऑफ पाई नॉट को एम पाई नॉट सी स्क्वायर किया तो ट्वाइस हो गया। तो अब यहाँ से आप जो है पी गामा की वैल्यू निकाल दोगे, तो पी गामा इज इक्वल टू एम पाई नॉट सी, इट इज इक्वेशन नंबर 5। अब जो है 4 और 5 से पुटिंग 4 and 5 in 3, 4 में आपने जो है एम पाई नॉट की वैल्यू को पी पाई नॉट की वैल्यू निकाली थी और 5 में पी गामा की वैल्यू निकाली। तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 3 है वो क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है पी पाई नॉट इज इक्वल टू 2 पी गामा कॉस थीटा, ये आपकी 3 है, इसमें हम रख रहे हैं। तो अब पी पाई नॉट की वैल्यू हमने रखी, पी पाई नॉट की वैल्यू है √3 एम पाई नॉट सी इंटू 2 इज इक्वल टू 2, और पी गामा की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है एम पाई नॉट सी साथ में कॉस थीटा। तो यहाँ से एम पाई नॉट सी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो है कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी √3/2। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, तो यहाँ से एंगल बिटवीन 2 फोटोन्स इज इक्वल टू 2 थीटा, यानी कि 60 डिग्री। यहाँ से ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके बुकलेट से, और ये आपने यहाँ से किया एक्स्ट्रा। तो अब जो है हम टॉपिक चेंज करते हैं, रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स से थोड़ा अलग। जो अब हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल्स में कुछ बचता है तो उसे हम करेंगे, उसे आप कह सकते हो मिसलेनियस कह लो, मतलब कि क्वेश्चन तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होती, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ चुके हैं तो उसे कवर करना है, ठीक है। जो बच रहा है एलिमेंट्री पार्टिकल्स से। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, अगर आपने लिख लिया हो तो। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या करना है, अब आप हेडिंग डालो फेनमैन डायग्राम। इसमें केवल एक ही बार क्वेश्चन आया है और वो भी नेट और गेट में नहीं आया है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपका टिफर में आया है, लेकिन क्या है कि क्योंकि आप बेसिक तो सब पढ़ चुके हो, तो अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आता है तो वो हम गलत ना कर दें, उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया लेना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे,
तो फेनमैन ने क्या किया कि जो रिएक्शंस हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम समझाने की कोशिश करी है। जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, उनको इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं परमिसिबल फ्लेवर चेंजेस इन क्वार्क्स। अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है उसमें हाइड्रॉन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में हाइड्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, मतलब हाइड्रॉन्स शुरू में कुछ और था और बाद में कुछ और बना, तो इसका मतलब उनका जो क्वार्क कंटेंट है वो चेंज हो गया है। तो उन्हीं को हम फ्लेवर कहते हैं। देयर आर सिक्स टाइप ऑफ क्वार्क्स या 6 टाइप ऑफ leptons, तो उनको हम फ्लेवर कहते हैं। देयर आर 6 फ्लेवर्स ऑफ क्वार्क्स। तो कौन सा क्वार्क किस में चेंज हो सकता है? तो सारे क्वार्क सब में चेंज नहीं हो सकते। तो हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि कौन कौन से परमिसिबल है। तो सबसे पहले अप क्वार्क डाउन में चेंज हो सकता है एंड डाउन अप में। उसके बाद डाउन क्वार्क चार्म में एंड वाइस वर्सा, अप क्वार्क स्ट्रेंज में एंड वाइस वर्सा, ये आपस में चेंज हो सकते हैं। लेकिन अप क्वार्क डायरेक्टली चार्म में नहीं हो सकता चेंज, डाउन क्वार्क स्ट्रेंज में नहीं हो सकता। चार्म और स्ट्रेंज हो सकते हैं आपस में। उसके बाद टॉप एंड बॉटम। तो ये आपके परमिसिबल फ्लेवर चेंजेस है। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं रूल्स और स्टेप्स। तो डायग्राम को बनाने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट स्टेप है फर्स्ट राइट रिएक्शन। जो भी आपको गिवन रिएक्शन है जिसका आपको फेनमैन डायग्राम बनाना है, जिस भी रिएक्शन का, तो सबसे पहले उस रिएक्शन को का क्वार्क कंटेंट लिखो, क्योंकि जो फेनमैन डायग्राम है वो उसमें वो जो है क्वार्क्स के टर्म्स में लिखा हुआ होता है। तो फर्स्ट राइट द रिएक्शन इन क्वार्क्स। तो क्वार्क्स में लिख दो रिएक्शन को, जितने भी उसमें हाइड्रॉन्स हैं, मेसॉन्स और बैरियॉन्स, उनको क्वार्क फॉर्म में लिख लो, क्वार्क मॉडल बना लो। एंड देन ड्रॉ फेनमैन डायग्राम। हाँ, मतलब एक स्टेप में नहीं हो सकता, वो तो 2 स्टेप में हो गया कि अप से स्ट्रेंज और फिर स्ट्रेंज से चार्ज। ठीक है, तो डायरेक्टली एक स्टेप में नहीं हो सकता। तो अब जो है डायग्राम कैसे बनाओगे? तो मान लो आपके पास रिएक्शन ये है a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। तो आप यहाँ पे इस तरह से बना सकते हो, ऐसे कि मान लो ये a है, ये b है, और फिर यहाँ से आपको क्या मिल गया, c और d। ठीक है, और इस डायग्राम में आपको टाइम एक्सिस दिखानी पड़ेगी। टाइम एक्सिस का मतलब ये है कि इस टाइम एक्सिस का अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, अगर हम टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो परपेंडिकुलर के लेफ्ट साइड में होना चाहिए, मतलब एक साइड में होना चाहिए रिएक्टेंट्स और यहाँ होने चाहिए प्रोडक्ट्स। लेकिन बाई चांस आपका डायग्राम मान लो ऑप्शंस में ये बना हुआ है इस तरह से, अगर ऐसे बना हुआ है, तो फिर आपकी टाइम एक्सिस मान लो ये है, ये दे रखी होगी। इसका मतलब परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें, बाइसेक्टर करें, तो इसका मतलब रिएक्टेंट्स यहाँ पे हैं और प्रोडक्ट्स यहाँ पे, इसीलिए इसमें टाइम एक्सिस जैसे जैसे दे रखी है। तो टाइम एक्सिस से पता चलेगा कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में फॉलो हो रही है और उसमें रिएक्टेंट्स कौन से हैं और प्रोडक्ट्स कौन से हैं। उसके बाद नंबर सेकंड पॉइंट है, अब जो बीच में हमें जो यहाँ बीच में जो रह गया है, जो हमने जहाँ पे स्पेस छोड़ा है, वहां पे हमें एक्सचेंज पार्टिकल भी देखना है। तो सी एक्सचेंज पार्टिकल, कि एक्सचेंज पार्टिकल कौन सा है। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन है तो फोटोन होगा। उसके बाद अगर हमारी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है तो मेसॉन्स हो सकते हैं, और अगर हमारा वीक इंट्रैक्शन है तो जेड नॉट डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू माइनस बोसॉन्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर वीक है तो वीक में होगा जेड नॉट डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू माइनस डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन, और उसको आप ऐसे शो कर सकते हो, ठीक है, इस सिंबल से। उसके बाद अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में फोटोन इन्वॉल्व है, फोटोन के लिए भी आप ये सिंबल यूज कर सकते हो। और अगर स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग में आपके ग्लूऑन भी हो सकते हैं और मेसॉन भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन पे। तो उसके लिए आप जो है ये वाला सिंबल यूज कर सकते हो, ग्लूऑन और मेसॉन जो भी आपको मतलब वहां पे लग रहा हो, तो वो कर सकते हो। ठीक है, तो वो हमें रिएक्शन पर चल जाएगा। अब थर्ड पॉइंट और लास्ट पॉइंट ये है कि जब हम एरो दिखाते हैं, शो करते हैं एरो, तो एरो की डायरेक्शन किधर को होगी। तो नंबर थर्ड पॉइंट अगर हम लिखें तो वो ये होगा, नंबर थर्ड को हम नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं। तो ये लिख लिया हो तो बताओ, फिर हम आगे चलें। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चलें। हम्म, तो अब थर्ड पॉइंट ये है कि जो आपका एरो की डायरेक्शन है उसमें ये है कि इसमें हम लिख रहे हैं कि एंटी पार्टिकल्स
ट्रेवलिंग बैकवर्ड इन टाइम। तो यहाँ पे जो जितने भी रिएक्शन में एंटी पार्टिकल्स इन्वॉल्व है वो टाइम एक्सिस से अपोजिट एरो दिखाओगे आप उसका। यहाँ पे आप दिखाओगे सो एरो बैकवर्ड्स, जो भी आपकी टाइम की डायरेक्शन है उससे बैकवर्ड एरो दिखाओगे। और ये जो हमने लिखा है कि ट्रेवलिंग बैकवर्ड, ये केवल कन्वेंशन है, ऐसा नहीं है कि उनकी डायरेक्शन बैकवर्ड ही होगी, ये केवल कन्वेंशन है, बाई कन्वेंशन, जिससे हमें पता चल जाए कि रिएक्शन में ये वाला पार्टिकल एंटी पार्टिकल है। बाई कन्वेंशन लिख रहे हैं हम इसे, मतलब एरो दिखा रहे हैं, डज नॉट मीन ट्रेवलिंग बैकवर्ड। तो क्योंकि हम डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम में इंडिकेटर है ये एक तरह से कि ये बता रहा है कि वो जिसकी एरो टाइम की डायरेक्शन के अपोजिट हो जाए वो वाला पार्टिकल एंटी पार्टिकल है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। मान लो बीटा माइनस डी की रिएक्शन है, इसका फेनमैन डायग्राम कैसे बनेगा। तो हमारे पास ये रिएक्शन है, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो अगर बीटा डी के होता है तो एक्स से वाई बना, तो उसमें जो है एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो गया। तो न्यूट्रॉन के लिए आपने जो है क्वार्क कंटेंट लिखा यू डी डी, और प्रोटॉन के लिए लिखा यू यू डी यू यू डी। तो इसमें हुआ क्या कि एक अप क्वार्क तो अप में ही रहा, एक डाउन क्वार्क डाउन रहा, लेकिन एक डाउन क्वार्क अप में चेंज हो गया। तो अगर एक डाउन क्वार्क अप में चेंज हुआ तो हमने उसका एरो बनाया कि डाउन क्वार्क अप में चेंज होगा। तो जब डाउन क्वार्क अप में चेंज होगा तो बीच में एक इंटरमीडिएट पार्टिकल आएगा, इंटरमीडिएट एक्सचेंज पार्टिकल। क्योंकि इसमें न्यूट्रिनो इन्वॉल्व है तो इसमें जो है ये वीक इंट्रैक्शन होगा। अगर वीक इंट्रैक्शन होगा तो ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हो रही है। इसे ऐसे मानो कि ये रिएक्शन ऐसी हो रही है कि एक डाउन क्वार्क, मतलब कि डाउन क्वार्क कह लो या पहले न्यूट्रॉन की बात कर लें, तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हुआ और एक्सचेंज पार्टिकल यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि चार्ज कंजर्व हो जाए। तो यहाँ पे अगर चार्ज 0 है और यहाँ पे अगर चार्ज 1 है तो एक्सचेंज पार्टिकल का जो चार्ज होगा वो माइनस होगा। तो यहाँ पे आप जो है W माइनस करोगे, तो इस तरह से हो कि एक्सचेंज पार्टिकल W माइनस हो जाए। और फिर जो है सेकंड स्टेप में वो जो W माइनस है वो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में चेंज हो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डी से अपवार्ड बना, एक नॉट बनाया, और नॉट पे हमने क्या कर दिया, एक W माइनस, यहाँ पे W माइनस एक्सचेंज पार्टिकल बना, और फिर बनी सेकंड नॉट। तो नॉट के दोनों तरफ चार्ज शुड बी कंजर्व, ठीक है, चार्ज कंजर्व होना चाहिए। फिर W माइनस से आपको क्या मिला, W माइनस से मिला इलेक्ट्रॉन और साथ में एंटी न्यूट्रिनो। तो एंटी न्यूट्रिनो जो है उसका एरो आप अपोजिट बनाओगे। अगर टाइम की एक्सिस ये लिया आपने, टाइम की एक्सिस ये लिया है, तो जहाँ पे रिएक्टेंट्स यहाँ पे लिखे हैं और प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिखे हैं इस तरह। तो अल्टीमेटली हमने ये दिखाया कि जो एंटी न्यूट्रिनो है उसका जो एरो है वो बैकवर्ड दिखाएंगे, ये दिखाने के लिए कि वो एंटी पार्टिकल। तो यहाँ तो मैंने एंटी पार्टिकल भी दिखा दिया, पर ग्रिफिथ की बुक में या कुछ बुक्स में जब आप एरो दिखा रहे हो तो यहाँ पे वो न्यूट्रिनो लिख देते हैं, एंटी नहीं लिखते, क्योंकि एरो का मतलब भी है कि वो एंटी है। एरो का मतलब अपने आप में है कि दैट पार्टिकल इज एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रिनो, तो वहां पे एरो लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ बुक्स में एरो भी लगा दिया और एंटी पार्टिकल भी लिख दिया, तो वो अलग बात है। अल्टीमेटली हम तो अब मैं ये बता रहा हूँ कि फेनमैन डायग्राम जो होगा वो केवल आप इतना दिखाओगे जितना मैं हमें बॉक्स में दिखा रहा हूँ। जो कॉमन रहा वो आपके डायग्राम में नहीं आएगा, केवल ये दिखाएंगे डायग्राम, ठीक है। तो इससे अगर मान लो आपको डायग्राम दे रखा हो और फिर 4 रिएक्शन दे दे कि ये डायग्राम किस रिएक्शन के लिए है, तो वो वहां से आप उन रिएक्शंस का क्वार्क कंटेंट लिख के देख सकते हो कि ये डायग्राम किस रिएक्शन के लिए है। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, रिएक्शन दे दे और 4 फेनमैन डायग्राम दे दे, उसमें से कोई सा सही होगा, या फेनमैन डायग्राम दे दे और 4 रिएक्शन दे दे, तो उसमें से कौन सी रिएक्शन सही है। तो ये तो हो गया एग्जांपल नंबर 1। अब हम जो है सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं कि लेट सेकंड एग्जांपल मान लो हमारे पास ये रिएक्शन है लैम्डा नॉट पी प्लस प्लस पाई माइनस, ठीक है। तो इसका देखो क्योंकि ये एंटी न्यूट्रिनो है इसलिए डायरेक्शन बैकवर्ड होगी। हम ऊपर लिख चुके हैं नंबर 3 पॉइंट पे, एंटी पार्टिकल्स ट्रैवलिंग बैकवर्ड, या कह लो कि सो एरो करस्पॉन्डिंग टू एंटी पार्टिकल्स बैकवर्ड का मतलब अपोजिट टू टाइम डायरेक्शन। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा, आप इसकी बात करोगे शायद, तो मैंने कहा किसी बुक में डायग्राम को ऐसे भी बनाया हुआ है, यानी कि जब बैकवर्ड डायरेक्शन दिखाई तो वहां पर एंटी ना दिखा के न्यूट्रिनो दिखा दिया, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये है कि वो उस पार्टिकल का एंटी पार्टिकल, ठीक है। तो इसलिए मैंने और लिख दिया, ये दोनों सही है। अब जो है जो सेकंड एग्जांपल है उसमें अगर आप डायग्राम बनाओ तो कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें इनके क्वार्क कंटेंट लिखोगे, तो यू डी एस, और इसका हो गया यू डी यू। तो यहाँ पे यू से यू और डी से डी तो कॉमन रहे,
लेकिन यहाँ पे जो एस क्वार्क है वो अप क्वार्क में चेंज हो गया, एस क्वार्क अप क्वार्क में चेंज हो गया। उसके लिए क्या डायग्राम बनाएंगे? तो सबसे पहले इसको अगर हम बनाएं तो इसको कैसे बनाएंगे? तो यानी कि जो आपका एस क्वार्क है वो आपका अप में चेंज हुआ, और ये जो है डीके ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल है, तो ये भी वीक इंटरेक्शन है। ठीक है, तो अब अगर आपको यहाँ पे एक्सचेंज पार्टिकल दिखाना हो कि एक्सचेंज पार्टिकल कौन सा है, तो वीक के लिए डब्ल्यू प्लस, डब्ल्यू माइनस या जेड नॉट में से कौन सा होगा जो चार्ज कंजर्व कर दे आपका। तो अगर एस से यू चेंज हुआ और एस का चार्ज -1/3 है और आपका +2/3 है, तो जो एक पार्टिकल बनेगा वो कैसा बने कि चार्ज आपका कंजर्व हो जाए। तो चार्ज आपका -1/3 रहना चाहिए, तो यहाँ पे साथ में +1 वाला आना चाहिए। ठीक है, +1 नहीं, सॉरी -1, तो -1 वाला पार्टिकल होना चाहिए एक्सचेंज पार्टिकल। तो यहाँ पे भी आपका डब्ल्यू माइनस आएगा, जिससे कि चार्ज आपका कंजर्व हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में तो एक्सचेंज पार्टिकल लिख दिया। उसके बाद ये एक्सचेंज पार्टिकल किस में चेंज होगा? तो यहाँ पे जो पाई माइनस है, जो पाई माइनस है उसका भी क्वार्क कंटेंट लिखोगे। पाई माइनस का क्वार्क कंटेंट क्या है? वो है आपका यू बार डी, यू बार डी, ये क्वार्क कंटेंट पाई माइनस का है। तो अल्टीमेटली जो आपका डब्ल्यू माइनस है वो इनमें चेंज हुआ, एक तो हो गया यू बार में और एक हो गया यहाँ पे डी में। अब डी आपका पार्टिकल है तो उसकी डायरेक्शन along the direction of time दिखाओ, और जो यू बार वो आपका एंटी पार्टिकल है तो वो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ टाइम दिखाओ। तो आपका जो डायग्राम बना वो ये बनेगा, केवल इतना, जो कॉमन है वो नहीं होगा, वो नहीं आएगा इस डायग्राम। तो अब हम उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो आपके बुकलेट में है। एक्सचेंज पार्टिकल जेड क्यों होगा? आपको दोनों तरफ चार्ज कंजर्व करना, जो भी आपकी नॉट है, इसको हम नॉट कहते हैं, मान लो नॉट कह दिया मैंने, तो जो भी नॉट है वहां पे चार्ज कंजर्व होना चाहिए दोनों तरफ, चार्ज शुड बी कंजर्व। तो उस नॉट के दोनों तरफ पार्टिकल कौन कौन से हैं? फर्स्ट नॉट के लेफ्ट तरफ है एस, एस क्वार्क, और राइट तरफ हो गया जो बने यू अप क्वार्क और डब्ल्यू माइनस। तो आप देखोगे चार्ज दोनों तरफ -1/3 हो गया। ऐसे ही जब डब्ल्यू माइनस बना यू बार डी में, तो यहाँ भी चार्ज आपका कंजर्व हो गया। एक्सचेंज पार्टिकल के बारे में कैसे पता चल रहा है? यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि ये वीक इंटरेक्शन है। सबसे पहले तो देखोगे टाइप ऑफ इंटरेक्शन। तो ये जो दोनों एग्जांपल मैंने करी वीक की हो गई, क्योंकि पहले में न्यूटन इन्वॉल्व है, वीक है। सेकंड वाले में डी के ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल है, वीक है। अगर वीक है तो एक्सचेंज पार्टिकल डब्ल्यू प्लस, डब्ल्यू माइनस और जेड नॉट में से एक होगा। तो हमें दिख रहा है कि एक्सचेंज पार्टिकल चार्ज कितना होना चाहिए? एक्सचेंज पार्टिकल चार्ज एग्जाम्पल नंबर 2 में -1 होना चाहिए, ताकि आपको चार्ज कंजर्व हो जाए। और -1 डब्ल्यू प्लस, डब्ल्यू माइनस और जेड नॉट में से केवल डब्ल्यू माइनस पे है, तो हमने डब्ल्यू माइनस देख लिया, लिख दिया। ठीक है, तो अब हम उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो आपकी बुकलेट में है। तो ये अगर लिख लिया हो तो हम आगे चले, बताओ आप। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है हमारा, तो अब आपको करना है पेज नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 2, पेज 38 क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है और उससे न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन मिलता है, उसको आपको फेनमैन डायग्राम में बनाना है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है? तो टेक्स प्लेस एट द क्वार्क लेवल थ्रू द फेनमैन डायग्राम। तो चारों में से आंसर बताना क्या आएगा, देखो जरा। तो सबसे पहले आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और इनका मतलब क्वार्क कंटेंट लिखोगे। तो ये हो गया आपका यू डी यू, मतलब यू यू डी है, उसको मैंने यू डी यू लिखा है। इसका है यू डी डी। तो यहाँ पे यू से तो यू और डी से डी तो कॉमन रहा, पर अब यू और यू आपका डी में चेंज हो गया, आपका यू जो है डी में चेंज हो गया। तो सबसे पहले तो आप क्या देखोगे, टाइम एक्सिस देखो, टाइम किधर को जा रहा है। तो टाइम डाउनवर्ड है। अगर टाइम डाउनवर्ड है तो इस टाइम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे तो इसके ऊपर वाले रिएक्टेंट्स हैं और नीचे वाले प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके रिएक्टेंट क्या हो गए? तो आपके रिएक्टेंट क्या हो गए कि जो ये जो आपका यू है, जो आपका यू है और साथ में इलेक्ट्रॉन है, तो यू और इलेक्ट्रॉन आपके ऊपर होने चाहिए रिएक्टेंट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यू और इलेक्ट्रॉन आपका बी सी और डी में है, बी सी और डी में है। ठीक है, यू और इलेक्ट्रॉन आपके बी सी और डी में है। अब उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, एक्सचेंज पार्टिकल, तो ये भी वीक इंटरेक्शन है क्योंकि ये भी टाइप ऑफ, ये इसमें भी न्यूट्रॉन इन्वॉल्व है, तो ये भी वीक इंटरेक्शन है। तो वीक इंटरेक्शन में डब्ल्यू प्लस, डब्ल्यू माइनस या जेड नॉट। यहाँ पे आपके पास केवल दो ही एग्जाम्पल, दो ही है यहाँ पे, एक जेड नॉट, यहाँ पे जेड की जेड पे जेड नॉट नहीं लिखा हुआ है, जेड लिखा हुआ है, तो जेड नॉट होना चाहिए, और डब्ल्यू जो है वो डब्ल्यू प्लस होना चाहिए, तो वो डब्ल्यू प्लस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले
जो आपका U है उससे क्या बनेगा, U से एक तो आपको मिल गया D, U से मिला D, और साथ में क्या मिला, साथ में मिल गया, तो जब U से D तो पहला स्टेप हो गया, U से मिल गया D, यहाँ पे है +2/3, यहाँ पे -1/3, तो एक्सचेंज पार्टिकल ऐसा हो कि जिससे चार्ज करने हो जाए, तो यहाँ पे पहले एक्सचेंज पार्टिकल बनेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ऐसा कुछ समझो इसमें। तो एक साथ ही एक स्टेप में दो काम हो रहे हैं। पहला तो यहाँ पे मतलब इसमें 2 स्टेप ना हो के है तो 1 स्टेप, लेकिन डायग्राम इस तरह से बना हुआ है कि पहले यहाँ पे W- बन जाएगा, जिससे कि चार्ज, सॉरी W+, जिससे कि चार्ज कंजर्व हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर W+ दिखाया, और जब W+ बन गया, तब वो W+ इलेक्ट्रॉन से मिलके, तब वो W+ इलेक्ट्रॉन से ऐड होके रिएक्ट करके क्या मिलेगा, तब मिलेगा आपका न्यूट्रिनो। ठीक है, तो यहाँ पे भी मिल गया आपको न्यूट्रिनो। तो यहाँ भी चार्ज कंजर्व हो गया, +1 -1 इसका 0। तो ये जो दो हमने एक साथ ये लिखे हैं, तो है ये एक स्टेप में, तो ये एक्चुअली एक रिएक्शन हो रही है जो आप ऊपर दे रखी है। तो यहाँ पे दोनों नोट्स में जो है आप क्या करोगे एग्जाम में, दोनों नोट्स पे जो है चार्ज देखोगे कंजर्व हो रही है। तो आपका जो सी वाला ऑप्शन है, सी वाले ऑप्शन में देखो चार्ज यहाँ पे कंजर्व हो रहा है, यहाँ पे आपका +2/3 आया, यहाँ पे -1/3 आया, और यहाँ पे आया आपका +1। तो नोट के दोनों तरफ चार्ज कंजर्व हो गया। उसके बाद +1 -1 मिलकर 0 मिल गया चार्ज, तो आपका सी वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन इसलिए नहीं होगा कि डी वाले ऑप्शन में यू के साथ न्यूट्रॉन नहीं आ सकता, ठीक है, और बी वाले ऑप्शन में जेड है इसलिए नहीं होगा। अल्टीमेटली सी वाला ऑप्शन आंसर जाएगा। जेड कब आएगा, जेड के लिए मैंने आपको टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन की जब टेबल बताई थी, तो मैंने जो है कुछ रिएक्शन जेड की भी लिखवाई थी आपको। तो अब जो है इसमें मैं आपको बताऊं जेड कब आएगा। अगर आपकी रिएक्शन हो ऐसी जिसमें दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब पार्टिकल एंटी पार्टिकल इन्वॉल्व हो, तब जेड आएगा। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं जेड कब आएगा, तो एक रिएक्शन ऐसे मानो कि ये रिएक्शन है, मान लो इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, और यहाँ मिल गया आपका म्यू माइनस प्लस म्यू प्लस, तो ऐसे में जेड नॉट आएगा। ठीक है, मतलब कि लेप्टॉन और एंटी लेप्टॉन का रिएक्शन हो तो जेड नॉट आएगा। चार्ज कंजर्वेशन जो है नॉट पे आप कर रहे हो, तो जब ये आपकी फर्स्ट नॉट है, तो फर्स्ट नॉट के दोनों तरफ देखो चार्ज कितना, तो जो आपका यू है वो पहले बना और टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो उससे जो है यू से बना डी और साथ में डब्ल्यू। फिर रिएक्शन ये हुई कि डब्ल्यू और इलेक्ट्रॉन मिलकर बना न्यूट्रिनो, तो सेकंड नॉट ये हो गया। सेकंड नॉट में चार्ज देख लो, तो रिएक्टेंट आपके हो गए W+ एंड इलेक्ट्रॉन, चार्ज 0, और साथ में न्यूट्रिनो मिला चार्ज 0, और सभी पार्टिकल्स हैं चारों ही, तो इसलिए आपकी जो डायरेक्शन ऑफ एरो है वो डायरेक्शन ऑफ टाइम है। ठीक है, तो अब हम इसमें जो है टॉपिक चेंज करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब आप हेडिंग डालो, मैं नई स्लाइड पे जा रहे हैं। तो अब आपको हेडिंग डालनी है हाई एनर्जी। हाई एनर्जी का मतलब हम मान लें इलेक्ट्रॉन वोल्ट या गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इन्हें हाई एनर्जी कह रहे हैं। तो हाई एनर्जी एक्सेलेरेटर कोलाइडर्स, that is rest masses are negligible with respect to kinetic energy और लीनियर मोमेंटम। तो जब हाई एनर्जी कॉलिजन होगा, रिएक्शन कराने के लिए हमने एक्सीलरेटर यूज किए, और एक्सीलरेटर में जब एनर्जी हाई होगी तब हम कोलाइड कराएंगे। ठीक है, तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में जो है हम जो है हाई एनर्जी कॉलिजन कराने के लिए एक्सीलरेटर यूज कर लेते हैं। तो हाई एनर्जी का मतलब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तो यहाँ पे अब दो केस हो सकते हैं, 2 पॉसिबल केसेस, उनका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो देयर आर 2 केसेस कॉलिजन के, हाई एनर्जी कॉलिजन के। नंबर फर्स्ट, फिक्स्ड टारगेट, यानी कि आपका टारगेट फिक्स है और इंसिडेंट पार्टिकल में कुछ काइनेटिक एनर्जी है और वो आपने इंसिडेंट कराई फिक्स टारगेट पे। तो मान लो ये मास है ए का, इसकी टोटल एनर्जी आपकी ई ए है, और जो मास बी है वो रेस्ट पे है, टारगेट एट रेस्ट। तो ऐसे में हम क्या निकालना चाह रहे हैं कि इस कॉलिजन में एनर्जी प्रोड्यूस कितनी होगी, एनर्जी प्रोड्यूस, टोटल एनर्जी प्रोड्यूस कितनी होगी कॉलिजन में, ये देख रहे हैं। तो उससे जो फॉर्मूला जो है वो डायरेक्ट याद करो, फॉर्मूला आएगा √2 मास ऑफ बी इनटू एनर्जी ऑफ ए। तो दिस विल बी द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड। अब इस कॉलिजन के बाद कितने पार्टिकल बन रहे हैं,
क्या हो रहा है, हम ज्यादा उस पर फोकस नहीं कर रहे, हम उस पर फोकस कर रहे हैं कि टोटल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि हमें जितनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस, अगर हमें बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो इसका मतलब यहाँ से साफ दिख रहा है कि एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल शुड बी इंक्रीज्ड एंड ऑब्वियसली मास ऑफ द टारगेट इज आल्सो शुड आल्सो बी इंक्रीज्ड। अगर टारगेट आप चेंज नहीं करें तो मास इंक्रीज नहीं होगा, तो फिर इसका मतलब एनर्जी, टोटल एनर्जी अगर प्रोड्यूस ज्यादा करनी है तो एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल भी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ जाता है कि मान लो जब आपने कॉलिजन किया तो केवल एक ही पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ, मान लो, ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं हुए, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सारी की सारी एनर्जी उसी पार्टिकल को मिल जाएगी अगर मान लो एक ही बन रहा है। और अगर हम ये माने कि वो जो पार्टिकल बना वो ऑलमोस्ट एट रेस्ट बनना, तो कहने का मतलब ये है कि फिर अगर वो चलेगा पार्टिकल बनने के बाद तो फिर कुछ एनर्जी सिक्योरिटी एनर्जी में इन्वॉल्व हो जाएगी, तो जो मास बनेगा वो बहुत ज्यादा नहीं, मतलब उसमें सबसे सबसे ज्यादा मास नहीं बन पाएगा। मैक्सिमम पॉसिबल मास कब बनेगा, जब एक ही पार्टिकल बने और रेस्ट ऑलमोस्ट रेस्ट पे बने। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हैवीएस्ट पॉसिबल पार्टिकल अगर प्रोड्यूस करना हो, भाई हमने शुरू में क्या किया, हमारे पास शुरू में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये थे, जो पार्टिकल्स हैवियर वाले थे वो हम अर्थ पे बना नहीं पा रहे थे, वो तो कॉस्मिक रेस से आ रहे हैं। तो अर्थ पे हम कब बना पाए उन पार्टिकल्स को, हैवियर वालों को, यानी कि हाइपरॉन्स की बात करें, हाइपरॉन्स को या और हैवी पार्टिकल्स को, जैसे कि रेजोनेंस पार्टिकल, तो हम कब बना पाए, जब हमने हाई हाई एनर्जी कॉलिजन किया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि हैवीएस्ट पॉसिबल पार्टिकल जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका मास या उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो उसकी एनर्जी इसी फॉर्मूले के बराबर होगी, ये मान के चलें कि केवल एक ही पार्टिकल बन रहा है और वो ऑलमोस्ट रेस्ट पे बन रहा है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि हम कह रहे हैं कि if this whole energy is consumed to make heaviest possible particle, then we assume, एक मिनट, ये मेरा, हाँ, then we assume no energy is हम कह सकते हैं taken by kinetic energy of the particle and particle is almost formed at rest। वैसे भी जितना ज्यादा हैवी होगा उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी और वो रेस्ट पे बनेगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हैवीएस्ट पॉसिबल पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी, जितनी एनर्जी मिली है, बनी है, उतनी हो जाएगी, सारी सारी एनर्जी उसे मिल जाएगी। क्योंकि अगर आपने काइनेटिक एनर्जी या कोई दूसरा पार्टिकल बना दिया साथ में तो फिर कुछ एनर्जी वहां चली जाएगी, अल्टीमेटली हैवीएस्ट पॉसिबल पार्टिकल नहीं बन पाएगा। तो पहला फार्मूला, पहला केस हो गया व्हेन योर टारगेट इज फिक्स्ड। सेकंड केस होगा हेड ऑन कॉलिजन, जब आपके कोलाइडिंग पार्टिकल्स दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में कोलाइड करें। तो हम अगर मान के चलें कि पहला पार्टिकल का मास m है, उसकी एनर्जी E है, सेकंड पार्टिकल हैज मास mv, इट्स एनर्जी इज EB। तो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस कितनी होगी, इसका फॉर्मूला है एनर्जी प्रोड्यूस्ड E विल बी इक्वल टू √4 EA प्लस इनटू EB। ठीक है, तो यहाँ पे √4 EA EB आएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो रेस्ट मासेस हैं वो इन एनर्जीज के मुकाबले इतने कम है कि हमने रेस्ट मासेस को नेग्लेक्ट कर दिया है, और जब डेरिवेशन होने के बाद जो फॉर्मूला आया वो फॉर्मूला डायरेक्ट ये लिखा है। तो अब आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद करने हैं ये दोनों, और फिर देखना आपका केस कौन सा है पॉसिबल। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं जो आपकी बुकलेट में है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। सेकंड केस में फर्स्ट केस से क्या डिफरेंस है कि फर्स्ट केस में टारगेट रेस्ट पे है, सेकंड केस में दोनों पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, हेड ऑन कोलिजन है। दोनों की एनर्जी बराबर होगी, बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर बराबर होगी तो EA EB के बराबर हो जाएगा, और मान लो यहाँ पे डिफरेंस है तो E और EB लिखा आपने, तो टोटल एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी अब की बार हो जाएगी √4 EA EB। यहाँ पे भी जो पार्टिकल हैवीएस्ट पॉसिबल बनेगा उसकी टोटल एनर्जी इस एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन ये है, पेज नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 27 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 27 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कोलाइड्स विद ए प्रोटॉन ऑफ एनर्जी 820 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ठीक है, तो दोनों में ही एनर्जी है और दोनों कोलाइड कर रहे हैं। द हैवीएस्ट पार्टिकल विच कैन बी प्रोड्यूस्ड, तो आपसे पूछा है द हैवीएस्ट पार्टिकल विच कैन बी प्रोड्यूस्ड इन दिस कॉलिजन हैज मास क्लोज टू। तो ये जो केस, ये जो है, एक मिनट, लास्ट स्लाइड ये है। ठीक है, तो अब इसका आंसर बताओ क्या आएगा। ये हेड ऑन कॉलिजन हो जाएगा, मतलब दो ही केस है आपके पास। तो यहाँ पे वैसे तो इन्होंने बताया नहीं कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये हेड ऑन कॉलिजन वाला फॉर्मूला आके इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर 300 के आसपास आएगा। तो आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, एनर्जी इज इक्वल टू रूट 4EA इंटू EB। यहाँ पे आप एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 27 इंटू 820। और वैसे भी हाई एनर्जी कॉलिजन है इसलिए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये हो जाएगा 297.59 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसका आंसर बेस्ट पॉसिबल ए हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी पे बेस्ड। ये आपका पेज नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। पेज 48, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी बुकलेट में। इसमें लिखा हुआ इन ए फिक्स्ड टारगेट एक्सपेरिमेंट। तो ये वाला क्वेश्चन फिक्स्ड टारगेट का हो गया। इन ए फिक्स्ड टारगेट एक्सपेरिमेंट ए प्रोटॉन ऑफ टोटल एनर्जी 200 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बॉम्बार्डेड ऑन ए प्रोटॉन एट रेस्ट। तो एक प्रोटॉन आपका रेस्ट पे है और एक आपका इंसिडेंट है जिसकी एनर्जी 200 है, एंड प्रोड्यूसेस ए न्यूक्लियस एंड इट्स एंटी न्यूक्लियस। तो एक न्यूक्लियस बना आपका जिसमें मास नंबर ए है। तो भले ही आपका ए आपका सबस्क्रिप्ट में लिखा हो और जेड आपका सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हो, पर यहाँ पे दे दिया है कि मास नंबर ए है, इसका मतलब जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है। तो एक तो न्यूक्लियस बना जिसमें जेड और ए है, और एक एंटी न्यूक्लियस बना जिसमें एंटी न्यूट्रॉन एंटी प्रोटॉन होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द हैवीएस्ट न्यूक्लियस दैट कैन बी क्रिएटेड हैज एटॉमिक मास नंबर ए इक्वल। तो अगर आपका न्यूक्लियस हैवीएस्ट बनना है, अगर आपका न्यूक्लियस हैवीएस्ट बनना है, तो ये मानिए कि जो यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट पार्टिकल्स बन रहे हैं वो ऑलमोस्ट एट रेस्ट बनेंगे। अगर आप ये मान के चलेंगे अप्रोक्सीमेटली कि यहाँ पे न्यूक्लियस, एंटी न्यूक्लियस और दोनों प्रोटॉन रेस्ट पे अगर बन जाए, तो फिर जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई टोटल, वो वाली एनर्जी आपका हैवीएस्ट न्यूक्लियस बना देगी। क्योंकि अगर हैवीएस्ट न्यूक्लियस आपको बनाना है तो सारी की सारी एनर्जी उसकी रेस्ट मास एनर्जी में बननी चाहिए, कुछ भी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कंज्यूम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे अप्रोच क्या रहेगी, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये निकालेंगे कि एनर्जी प्रोड्यूस कितनी हो रही है। ठीक है, तो एनर्जी प्रोड्यूस इज इक्वल टू, एनर्जी प्रोड्यूस कितनी होगी, जो आपका केस फर्स्ट है वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, रूट ट्वाइस रूट 2 इंटू एम ए इंटू एनर्जी ऑफ, 2 इंटू एम बी इंटू एनर्जी ऑफ ए। ठीक है, यानी कि एक का रेस्ट मास और एक का, हमने जो वाला फॉर्मूला लिखा था एम बी और ई ए। तो यहाँ पे दोनों ही प्रोटॉन है, तो आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन एंड एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो अब जो है रेस्ट मास एनर्जी कितनी है 938 प्रोटॉन की, वो क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो आपकी कांस्टेंट में गिवन होगी, और एनर्जी गिवन है 200। तो एनर्जी जो 200 गिवन है उसको आप गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एमईवी में चेंज कर लो। तो ये आपने एमईवी में कर दी, तो आपका जो आंसर आएगा, तो मैक्सिमम पॉसिबल जो एनर्जी आपको प्रोड्यूस हो रही है वो ये 19370.08 एमईवी। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे, अब हम ये कह रहे हैं कि सारा ये जो सारी एनर्जी है वो इन पार्टिकल्स को बनाने में कंज्यूम हो गई, और ये पार्टिकल्स रेस्ट पे बनेंगे तभी हमें हैवीएस्ट न्यूक्लियस मिलेगा। अब हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन मानना पड़ेगा हमें कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो हम ये माने कि सिंस मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो न्यूक्लियन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उनके मास मान लो बराबर है। तो अगर बराबर है तो अब हम ये कह रहे हैं कि फॉर हैवीएस्ट न्यूक्लियस टू बी क्रिएटेड या टू बी प्रोड्यूस्ड, we assume all the products to be produced at rest.
तो अब आप ये बताओ कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रोड्यूस कितने होंगे, विच इंप्लाइज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रोड्यूस्ड। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी क्रिएटेड या प्रोड्यूस्ड, टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड जो कि यहाँ पे हमने लिखी है, निकाली है, अपॉन रेस्ट मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, रेस्ट मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। तो अगर हम एक न्यूक्लियॉन के रेस्ट मास से डिवाइड करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो प्रोड्यूस है वो मिल जाएंगे। तो आपने क्या किया, 19370.08 को 938 से डिवाइड कर दिया, इसका आएगा 20.65। तो अब आप मुझे बताओ कि 20.65 जो आया है 20.65, इसको आप क्या लिखोगे, 20 या 21, क्योंकि फ्रैक्शन में तो प्रोड्यूस हम मान नहीं रहे। तो अब आप ये बताओ कि कितने न्यूक्लियॉन प्रोड्यूस हुए, 20 या 21? ठीक है, आप सही कह रहे हो सबके सब, 20 ही होंगे, 21 नहीं होंगे, क्योंकि एनर्जी 21 के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो हम जो है ये कहेंगे कि 21 प्रोड्यूस हुए, सॉरी 20 प्रोड्यूस हुए, क्योंकि एनर्जी 21 के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो अब 20 न्यूक्लियॉन्स प्रोड्यूस हो गए। तो अब आप ये बताओ कि राइट साइड में अगर रिएक्शन देखो आप, रिएक्शन में राइट साइड में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं टोटल। एक तो आपका न्यूक्लियस है जिसमें ए न्यूक्लियन है, एक एंटी न्यूक्लियस है जिसमें ए न्यूक्लियन है, और दो प्रोटॉन है वो भी न्यूक्लियन है। तो टोटल न्यूक्लियॉन्स प्रोड्यूस कितने हो गए, विच इंप्लाइज 2a + 2 इज इक्वल टू 20। ठीक है, जो आपकी रिएक्शन है वहां से दिख रहा है कि 2a + 2 न्यूक्लियॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं, चाहे न्यूट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, क्योंकि उनको हम रेस्ट मान रहे हैं कि रेस्ट बने और उनका रेस्ट मास बराबर माना। तो 2a + 2 न्यूक्लियॉन्स प्रोड्यूस हुए, तो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी वो 9 आ जाएगी। तो आपका 9 आंसर हो जाएगा कि हैवीएस्ट न्यूक्लियस जो बनेगा उसका जो मास नंबर है वो a होगा, a = 9 होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अब यहाँ पे अभी थोड़ा सा और बच गया एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स कंप्लीट होने के बाद, जो कि थोड़ी देर में हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद जो टॉपिक्स बच रहे हैं वो रेडियो एक्टिविटी है। रेडियो एक्टिविटी हम करेंगे पहले, उसके बाद हमें करना है न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन की के कुछ क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस, मतलब थ्योरी कम पढ़ेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। और उसके बाद साइक्लोट्रॉन में कुछ क्वेश्चंस, फिर न्यूट्रॉन प्रॉब्लम यानी न्यूट्रॉन प्रॉपर्टीज, और सबसे लास्ट में फर्मी गैस मॉडल जो मैंने छोड़ दिया था बीच में, उसको भी कवर कर लेंगे। तो इस तरह से इतना करना। थैंक यू जो भी यहाँ पे लिख रहा है ना। तो अब जिसको ये समझ में नहीं आया मैं थोड़ा फिर से बता दूं कि यहाँ पे 20 तो आपने निकाला कैलकुलेशन से, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रोड्यूस इज 20, लेकिन रिएक्शन में जब आपने देखा कितने न्यूक्लियस बने, तो रिएक्शन में आपके ए न्यूक्लियॉन्स तो यहाँ बने, और एंटी जो आपका एंटी न्यूक्लियस है तो एंटी प्रोटॉन एंटी न्यूट्रॉन का मास भी सेम होता है, इसीलिए उसको हमने बराबर माना है। तो इसमें ए बने, ए + a बन गए, और दो प्रोटॉन यहाँ बन गए +2, इसलिए हमने इसको 2a + 2 लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे एक बार रिवाइज करना। तो अब जो है जिनका क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो अनम्यूट करके। स्लाइड सेकंड। सर अभी मिनिमम कितने लेक्चर्स लगेंगे न्यूक्लियर के लिए? न्यूक्लियर में मैं बताऊँ 8 9 मतलब 9 to 10 आवर्स और लगेंगे। तो 9 to 10 आवर्स का मतलब अगर पर लेक्चर 2 आवर्स का मानो तो 5 लेक्चर में न्यूक्लियर पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्लाइड नंबर 3 है जहाँ से हमने आज स्टार्ट किया था। सर 4 और 5 भी शो कर दीजिए। हाँ एक मिनट, ये 3 हो गई, उसके बाद ये 4 है। सर रिफाइनमेंट डायग्राम में आपको टाइम का एक्सिस कैसे मालूम चल रहा है? टाइम का एक्सिस तो रिएक्शन हमें पता है, तो रिएक्शन के लिए डायग्राम बनाया। ठीक है, तो डायग्राम में अपने आप टाइम दिखाते हैं। तो जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें टाइम दिखाया हुआ है। मेरा मतलब रिएक्शन पहले जब ऑब्जर्व हो रही है उसके लिए डायग्राम बनाया गया, वाइस वर्सा नहीं कर रहे हैं हम। पहले डायग्राम नहीं बनाया, पहले रिएक्शन हुई है उसको समझाने के लिए डायग्राम बनाया गया। तो जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें जो है टाइम एक्सिस दे रखी है। तो आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखो अपने बुकलेट में, टाइम एक्सिस डाउनवर्ड दिखा रखी है बीच में। स्लाइड नंबर 6 ये है। देखिए ये जो आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो यहाँ पे आप चिंता ना करें, जो भी क्लासिकल पढ़ाएगा वो अच्छे ही पढ़ाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ये ना सर वहाँ एक ही कॉस होगा ना सर, PR1 P1। कहाँ पे सर वो अच्छा, हाँ उसमें एक ही होगा। एक मिनट, इसमें एक ही होगा, एक को हटा दो आप। अच्छा कोई और स्लाइड तो देखनी, 1 to 3
एक्चुअली 1 और 2 तो वही है जो हमने पहले फर्स्ट क्लास इससे पहले वाली क्लास में कर ली थी। 1 तो ये जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था। और सेकंड स्लाइड ये तो ये फॉर्मूले वही है जो हमने लास्ट क्लास में। उसके बाद थर्ड ये है जो हमने पहला क्वेश्चन किया था आज। उसके बाद 13 14 यानी कि 13 ये है। और 14 ये है। ठीक, और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ आप। सर ये बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 1 है पेज 3 पर। एक मिनट, तो वो सर उसमें ऑक्सीजन 17 अभी एक सेकंड हाँ, पेज नंबर कौन सा? 3 पेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर अच्छा एक मिनट, सॉरी एक मिनट, 3 क्वेश्चन नंबर, हाँ हाँ बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या सर है? इंक्लूडिंग सर इसमें तो 5/2 नेगेटिव है सर, तो इसको 9 8 8 17 तो 9 को लेकर एक्सपेंड करना है ना। हाँ 9 करना है। हाँ तो सर इसको 5/2 प्लस नहीं आ रहा, तो इन्होंने दिया 5/2 नहीं प्लस। तो अब अभी देखते हैं ना। देखो जब आप 9 करोगे तो 9 यहाँ पे कितने हैं? n = 9 है। तो एक करोगे 1s half 2 1p 3/2 4, ठीक है, फिर 1p half 2, तो अभी 82 है ना, तो 9th के लिए ये नहीं आएगा 1p 5/2। नेगेटिव आ रहा है ना 9 के 5/2 तो आ रहा है भाई। 1s सर 5/2 5/2 तो दे रखा है आंसर। क्यों? सर ठीक है 5/2 पैरिटी की बात कर रहा हूँ। अच्छा पैरिटी, तो पैरिटी पॉजिटिव सही है भाई। डी है, डी के लिए l की वैल्यू 2 होती है, SPG 0 1 2, तो -1 के पावर 2 प्लस हाँ सॉरी सर, मैं वो ऊपर वाले 1 को देख रहा था कि उसमें सर ये जो फाइनमेंट डायग्राम का जो आपने एग्जांपल बताया वो सर और एक बार सर समझा दीजिए। हाँ सर ये वाला पहली वाला और दूसरी वाला। पहले वाला, इसमें पहले वाले में हमने क्या लिखा है? स्टेप्स में हमने लिखा कि जो भी रिएक्शन दे रखी है तो उसको पहले क्वार्क्स में चेंज कर लो। तो हमने यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन का क्वार्क कंटेंट लिख दिया। उसके बाद जो भी क्वार्क्स सेम है अप से अप और डाउन से डाउन, उनको तो ऐसे ही रहने दो, पर डायग्राम में आपको वो दिखाना है जो चेंज हुआ है। तो यहाँ पे एक डाउन क्वार्क अप में चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे साथ में इसमें एक्सचेंज पार्टिकल भी दिखाना है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि एक्सचेंज पार्टिकल कौन सा है। तो अगर वीक इंफेक्शन है तो W+, W- और Z0 में से कोई एक होगा। तो यहाँ पे चार्ज कंजर्व करने के लिए आपने जब नॉट में देखा तो नॉट के दोनों तरफ चार्ज कंजर्व होना चाहिए। तो D का चार्ज +2/3 होता है, सॉरी -1/3 होता है, और U का +2/3 होता है। तो यहाँ पे उसको -1/3 बनाने के लिए एक -1 वाला पार्टिकल और बनना चाहिए जो कि W- हो गया। तो W+, W- और Z0 में से केवल इन तीन में से हमें देखना, तो W- हो गया। फिर W- जो है वो D पे हुआ इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में। इस नॉट के दोनों तरफ आपने कैसे लिया इसका एरो आपने कैसे लिया? देखो जो ऊपर पॉइंट नंबर 3 लिखा है, पॉइंट नंबर 3 ये लिखा है कि एंटी पार्टिकल्स ट्रैवलिंग बैकवर्ड इन टाइम, या ऐसे मान लो कि बाय कन्वेंशन एंटी पार्टिकल्स के लिए एरो टाइम की डायरेक्शन के अपोजिट दिखाते हैं। तो एंटी पार्टिकल है तो टाइम की डायरेक्शन राइट साइड की तरफ है, तो एंटी न्यूट्रिनो का जो एरो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में दिखाया है। बाय कन्वेंशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टिकल बैकवर्ड जा रहा है। पर इससे सर चार्ज कॉन्जर्व हो रहा है। क्योंकि D से हम लोग जब U में जा रहे हैं तो W- हम लोग निकल रहा है चार्ज कंजर्वेशन के लिए, और इधर जब न्यूट्रिनो जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये भी हम लोग चार्ज कंजर्वेशन के लिए कर रहे हैं। हाँ, दोनों नॉट पे चार्ज कंजर्वेशन करना है सेपरेटली। तो W- से तो E- बना तो चार्ज कंजर्व हो रहा है -1 हाँ सर। पर सर ये जो सेकंड में हो रहा है, मतलब जो सेकंड का जो एग्जांपल है, इधर कैसे चार्ज इन लोग कंजर्व कर रहे हैं? चार्ज नॉट फर्स्ट में देखो, नॉट फर्स्ट में लेफ्ट साइड में तो S है जिसका चार्ज -1/3 है। हाँ राइट साइड में +2/3 आपका है, W- का -1 है तो -1/3 हो गया पहले की तरह ही। और मतलब -1/3 और W- का है 1, तो उधर से क्या हो रहा है? S का तो है -1/3 हाँ। और U का है +2/3, हाँ। तो +2/3 और W का -1 मिलके -1/3 बन गया ना। अच्छा। असल में पहले एग्जांपल में आपका अपने W- का जो चार्ज है वो आप D के साथ क्लास किया था। नहीं, D के साथ थोड़ी क्या है भाई। अच्छा, उधर में U के साथ पहली रिएक्शन में D से बना U + W-, फिर W- E- प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ये हुआ है। ठीक है, ऑलवेज सर W- मतलब पहले बनेगा। देखिए वो डायग्राम पे डिपेंड करेगा। तो जब तो डायग्राम के मतलब अंदर मतलब जो पहले बने उसके बाद जो सेकंड है वो सेकंड में बनेगा। देखिए ऐसा है कि आपकी आसानी के लिए क्या होगा कि या तो रिएक्शन दे रखी होगी तो रिएक्शन से पता चल जाएगा कि क्या क्या बन पा रहा है, या फिर डायग्राम दे रखा होगा रिएक्शन पूछी होगी।
तो अल्टीमेटली उससे आसानी हो जाएगी। तो आप जो है आप ये देखो कि क्या क्या बन रहा है। तो हमें दिख रहा है कि डी से यू बन रहा है, और फिर हमारा जो डायग्राम है वो ऐसा कि इसमें नॉट के साथ नॉट में डब्ल्यू माइनस लग रहा है। तो इसका मतलब हमें साफ दिख रहा है कि अगर डी से यू बन रहा है तो साथ में डब्ल्यू माइनस बन रहा होगा, तभी तो चार्ज कंजर्व है। इस तरह से हम सोचेंगे, ठीक है। और यानी सर कि हम नीचे जो हाँ बताओ। ये जो नीचे W माइनस से जो 2 एंटी कोआक्स और ये जो D निकल रहा है, इधर कैसे चार्ज फिर से कंजर्व हो रहा है? हाँ तो आप इसमें देख लो ना, डब्ल्यू माइनस से यू बार प्लस डी है, चार्ज इसका -1 है, इसका -2/3, इसका -1/3, तो कंजर्व हो गया। पर लास्ट एग्जांपल में मतलब पहले एग्जांपल में तो अच्छा जो मतलब मैं एग्जांपल और भी करा सकता था, पर मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी कम है आने की। लेकिन फिर भी अगर आ जाए, बहुत आसान आ जाए, तो वो छुटे भी ना। इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम भी फाउंडेशन भी है, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, तो हमें सिलेबस भी टाइम पे खत्म करना है। ऐसा नहीं है कि हम जो है 4-5 महीने पढ़ाते रहे। तो मेरा मतलब बहुत फाउंडेशन भी है, पर साथ में ऐसा भी ना हो कि समझ में भी ना आए। तो उस तरह चल रहे हैं। अगर मान लो इसके क्वेश्चन हर बार आ रहे होते तो मैं जो है इसमें एग्जाम्पल बहुत सारी करा देता। तो इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो अब एंड करते हैं आज की क्लास को।